हेलो चैन, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटोर सत्यम, और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे क्लास 7 एसएसटी की सीरीज को, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी हमारे 5 चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम क्लास चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, को स्टार्ट करने वाले हैं। जिसने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं एनसीईआरटी की क्लास 7 की, जाइए, मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी है, सारी वीडियोस वहां से देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी ऐसी नई वीडियो हम लाएं तो आपके लिए कोई भी वीडियो मिस आउट ना हो, आपको नोटिफिकेशन जल्दी से आ जाए। ठीक है, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक कोट दिया हुआ है बाय जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस जी ने कोट दिया है, जो कि 1917 में दिया था। एंड कोट क्या है? बाय कंटिन्यूअस लिविंग ट्रेडिशन एंड अ वाइटल पावर ऑफ rejuvenescence, this land has readjusted itself through unnumbered transformations। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ इस कोट में ये बताया गया है कि अगर हम हमारा जो लिविंग ट्रेडिशन है, जो हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट है एंड कल्चर है, उसको हम कंटिन्यूसली कह सकते हैं, हमारा एक मतलब इवॉल्व हो रहा है, वो कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है। एंड एक रीजेन्युवेंसेंस है, यानी रीजनरेशन है, रीजनरेट होता है ये चीज। और हमारी जो लैंड है वो इसको रीएडजस्ट करती रहती है टाइम टू टाइम, ताकि वो मतलब अननंबर ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है, ताकि वो कंटिन्यूसली एक लिविंग आर्ट की तरह, एक लिविंग ट्रेडिशन की तरह सरवाइव करे। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कोई बात नहीं, इतना समझना कि बस लिविंग ट्रेडिशन है जो कि कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है और अननंबर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि वो एक कंटिन्यूसली सरवाइव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ग्लिम्स हैं ऑफ द आर्ट फ्रॉम द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये चीज अभी हम समझेंगे क्या है यहाँ पे मतलब। बट यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आपको स्कल्पचर्स दिखेंगे, मूर्तियां दिखेंगी, एंड उन पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्टाइल्स क्रिएट हुए हुए हैं, जिनका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स है। ठीक है, जो कि हम इस चैप्टर में जब देखेंगे तब हमें अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी कि क्यों बनाया गया था ये सारी चीजें। ऑल्सो इसके लास्ट वाले चैप्टर में हमने मौर्यन एम्पायर को बहुत ही अच्छे से डिटेल से डिस्कस किया, चैप्टर नंबर 5 में, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारा मौर्यन एम्पायर था वो स्टेब्लिश हुआ था, एंड उसके बाद उन्होंने किस तरीके से अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया था। यानी नंदा डायनेस्टी के टाइम पे कितना एम्पायर था, एंड मौर्यन या चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कितना बड़ा एम्पायर हो गया था। तो उनकी एबल लीडरशिप के अंदर ये सब चीजें हो पाई, एंड उसके बाद किस तरीके से उनका धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ था, एंड उसके बाद का प्रोसेस जो है इस चैप्टर में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो 3 बिग क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर हमारे सॉल्व करेगा, उसको एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि why is the period that followed the Maurya Empire sometimes called the age of reorganization? मौर्यन एम्पायर के बाद, उनके डिक्लाइन के बाद, ये जो पीरियड है इसको हम एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन क्यों कहते हैं? बेसिकली कह सकते हैं कि मौर्य एम्पायर बहुत ही बड़ा एम्पायर था। इसके अंदर पूरी इंडियन सबकॉन्टिनेंट वास्ट टेरिटरी को वो लोग रूल कर रहे थे। ठीक है, बट जैसे उनका डिक्लाइन हुआ, वो धीरे धीरे नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम्स में डिवाइड होने लगे। एंड कह सकते हैं कि धीरे धीरे वापस एक एम्पायर जनरेट हुआ होगा, जिसने वापस उन सबको एक मर्ज किया होगा। तो इस इवेंट को हम कह सकते हैं कि ये था एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट वर द वैल्यूज और प्रिंसिपल्स दैट गाइडेड एम्परर्स ऑफ दैट पीरियड? एंड कौन सी ऐसी वैल्यूज थी, कौन सी ऐसी प्रिंसिपल्स थे जिन्होंने उस टाइम के जो एम्परर्स थे उनको गाइड किया, ताकि वो एक सही डायरेक्शन में, ठीक है, अपने एम्पायर को बिल्ड कर पाए। और थर्ड क्वेश्चन ये होगा कि किस तरीके से जो फॉरेन इन्वेडर्स यहाँ पे आए, ठीक है, उस पीरियड में उन्होंने एसिमिलेट करा इनटू इंडियन सोसाइटी एंड कंट्रीब्यूट द कल्चरल कन्फ्लुएंस। ठीक है, यानी इंडियन सोसाइटी में वो आए, यहाँ पे उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और एसिमिलेट हो गए, मिल गए, यहाँ मिलजुल के रहने लगे। ठीक है, सारी ही चीजें डिटेल से इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने एक जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो वहां पे दो बच्चे होते हैं, इनका एक का नाम होता है भविष्य, एक का नाम होता है ध्रुव। ठीक है, तो वो लोग पास्ट में ट्रेवल करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पाटलिपुत्र, एंड वहां की चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगेन वो लोग यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास एक घड़ी है जिसका नाम है इतिहास, और उस घड़ी के थ्रू वो पास्ट में ट्रेवल कर सकते हैं। तो आई थॉट कि ये वापस पास्ट में आए हैं। तो भविष्य और ध्रुव जो है has recovered from their journey to the Mauryan Empire and were itching for another adventure.
जस्ट लाइक दैट कि वो मौर्यन एम्पायर में पाटलिपुत्र को विजिट करके वापस आ चुके हैं एंड अगेन उनके अंदर एक इच्छा है कि वो वापस किसी और जगह पे मूव करें। दे डिसाइड टू यूज इतिहास अगेन एंड लैंडेड इन अ न्यू हिस्टोरिकल पीरियड। तो जैसे मैंने बताया था उनके पास एक घड़ी है जो कि टाइम ट्रेवल करवाती है जिसका नाम है इतिहास। तो वो सोचते हैं कि हम पाटलिपुत्र तो विजिट कर पाए, ठीक है, अब टाइम पीरियड में थोड़ा और आगे जाके थोड़ा सा और पास में, मतलब जो टाइम पीरियड मौर्यन एम्पायर के बाद आया, वहां पे जाके वापस विजिट करते हैं बाय यूजिंग द टाइम मशीन इतिहास। तो वो कह सकते हैं दे केम अक्रॉस अ कलेक्शन ऑफ आर्ट पीसीस, ईच वन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो वहां पे वो ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पे वो डिफरेंट कलेक्शन ऑफ आर्ट पीसेस देखते हैं जो एक दूसरे से काफी अलग होते हैं, ठीक है। दे वंडर्ड कुड दीज आर्टिफिकेट्स बिलोंग टू मल्टीपल किंगडम्स रेदर देन जस्ट वन। और वो इस तरीके से सोचते हैं कि हो सकता है कि ये जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरिकल हमने चीजें देखी हैं, लाइक स्कल्पचर है, कोई मूर्ति बनी हुई है, कोई कुछ मतलब अलग अलग तरीके की जो डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर हैं, हो सकता है वो डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स के हों रेदर देन वन किंगडम। वो गेस करते हैं, दे गेस राइट, और ये सही में वो राइट गेस करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल ट्रेवल ओवर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड, हियर वी गो। एंड इस चैप्टर में हम वही चीज समझेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो किंगडम्स थे वो अपने टाइम पीरियड पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आर्टिफैक्ट्स जो हैं उनका इस्तेमाल वो किया करते थे। ठीक है गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेरी लिटल इज नोन अबाउट अशोका सक्सेसर्स टू द थ्रोन। हमें तो बहुत कम लोगों को या बहुत कम ही ऐसे मेजर रूलर्स आए अशोका के बाद जो कि बहुत फेमस हुए, ठीक है। तो कौन आए हमें इतना अच्छा आइडिया नहीं है। इट इज जनरली एक्सेप्ट हाउएवर दैट द लास्ट मौर्यन एम्पायर वाज असैसिनेटेड अराउंड 185 BCE बाय हिज कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है। पुष्यमित्र शुंगा जो होते हैं, बिकॉज देखो अशोका के पीरियड पे अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शंस बनवाए थे, डिफरेंट डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस बनवाए थे और बुक्स लिखवाई थी, जिससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पीरियड पे अशोका किस तरीके से रूल करते थे। बट उसके बाद कोई ऐसा मेजर बहुत बड़ा रूलर आए नहीं जो अशोका जैसी, ठीक है, काम करा हो उन्होंने। लेकिन उनके कुछ आर्टिफिकेट्स और सॉरी आर्टिफैक्ट्स और क्या कह सकते हैं, लिटरेचर से ये पता चलता है कि जो लास्ट रूलर थे मौर्यन एम्पायर के, उनको असैसिनेट किया गया था, उनको मार दिया गया था बाय उनके खुद के मिलिट्री कमांडर जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंगा। और पुष्यमित्र शुंगा मौर्यन एम्पायर के किंग को मारने के बाद अपनी खुद की डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं जिसको कहते हैं शुंगा डायनेस्टी, जिसको कहते हैं शुंगा डायनेस्टी। दिस लेड टू अ ब्रेकअप ऑफ द एम्पायर। इससे क्या हुआ, जो इतना बड़ा एम्पायर था वो डिफरेंट डिफरेंट स्मॉलर किंगडम्स में डिवाइड होने लगा, बिकॉज सारे राजा स्मॉलर किंगडम्स के अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे, ठीक है। हार्डली हाफ अ सेंचुरी आफ्टर अशोका, यानी अशोका की डेथ के 50 साल बाद ही ऐसा देखने को मिला। एज वी मेंशन्ड इन द लास्ट चैप्टर, ठीक है, मैनी न्यू किंगडम्स एमर्ज अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। अन कहा जाता है कि बहुत सारे मेजर किंगडम जो है एमर्ज हुए, ठीक है, ग्रो हुए इन द सब कॉन्टिनेंट। जब भी वर्ड आएगा सब कॉन्टिनेंट तो कंफ्यूज नहीं होना है। सब कॉन्टिनेंट यानी एशिया एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है एंड इंडिया, हमारा इंडिया जो उसका पार्ट है उसका सब कॉन्टिनेंट है, इसी वजह से हम इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। which often were earlier tributary kingdoms under the overlordship of the Mauryan Empire। हमने ये देखा कि ट्रिब्यूटरी किंगडम्स को हम वेसल स्टेट भी कहते हैं, हम उनको वेसल स्टेट भी कहते हैं। तो वेसल स्टेट वो स्टेट होते हैं जो कि बड़े किंगडम्स में मर्ज हो जाते हैं एंड एक बड़ा एम्पायर क्रिएट करते हैं, लाइक मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के अंदर बहुत सारे स्मॉलर स्मॉलर जो हैं किंगडम्स थे जिनको हम ट्रिब्यूटरी किंगडम्स या ट्रिब्यूटरी स्टेट्स भी कहते हैं। द नॉर्थ वेस्ट रीजन बिकेम वीक। जो हमारा, जो कि अब राजा मर चुके थे और शुंगा डायनेस्टी की शुरुआत हो रही थी, तो स्मॉलर किंगडम्स जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट करते थे और एम्पायर जो है टूटने लगा। कह सकते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था इंडिया का, ठीक है, वो बहुत ज्यादा वीक पड़ गया बिकॉज वहां के ज्यादातर रूलर्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया। बिकॉज ऑल्सो यहाँ पे इन्वेजन होते थे फ्रॉम द आउटसाइड सब कॉन्टिनेंट। यहाँ से इन्वेजन्स होते थे, काफी बाहर के जो फॉरेनर्स हैं वो यहाँ पे अटैक करते थे, जिसकी वजह से ये जो है
एरिया कह सकते हैं काफी ज्यादा वीक हो गया था। इस पीरियड को हम कहते हैं एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। हम इस पीरियड को कहते हैं एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इस पीरियड में जो स्मॉलर किंगडम्स थे वो वापस रीऑर्गेनाइज हो रहे थे। और सम स्कॉलर्स के द्वारा ये कहा जाता है as the existing regions were being reorganized into new kingdoms because जो existing regions थे वो वापस reorganize हो रहे थे into new kingdoms that were constantly competing to become powerful। और वो एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, वॉरफेयर हो रही थी, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि हम जो है हमारा रूल जो है एस्टेब्लिश हो पाए। जो मैप है इंडिया का वो सिग्निफिकेंटली चेंज होता है आफ्टर द मॉडर्न पीरियड इन दैट एज एज डिड पीपल स्लिप। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए एक तरीके का मैप है। हमने देखा था इससे लास्ट चैप्टर में जो मौर्यन एम्पायर के टाइम पे पूरा जो एरिया था वो कवर्ड था अंडर द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, पूरा एरिया जो है वो कवर्ड था अंडर द मौर्यन एम्पायर। कह सकते हैं कि यहाँ से लेके पूरा एरिया, एक सेकेंड, यहाँ से लेके पूरा एरिया जो है इतना बड़ा कह सकते हो कि एरिया जो है वो कवर्ड था ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर इतना बड़ा एरिया कह सकते हो कवर्ड था। बट जैसे जैसे मौर्यन एम्पायर वीक हुआ अशोका के बाद और एक तरीके के बाद राजा को मार दिया गया तो ये डिसइंटीग्रेट होने लगा। और ये वाला जो रीजन है नॉर्थ ईस्ट वाला, यहाँ पे बाहर से फॉरेन इन्वेडर्स ने अटैक किया एंड जिसके बाद ये ब्रेक्स हो गया, पीसेस में डिवाइड हो गया। ठीक है, एंड कह सकते हैं कि यहाँ से जो किंगडम्स हैं उनका डिवीजन चालू हुआ। अब इस मैप पे हम देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स आपको दिखेंगे। ये वाला रीजन पाटलिपुत्र मगध वाला है। ठीक है, यहाँ पे मौर्यन एम्पायर का बेस था, स्टैब्लिश कह सकते हैं, कैपिटल थी पाटलिपुत्र। तो देख सकते हो कि यहाँ पे शुंगास लिखा है बिकॉज पुष्यमित्र शुंगा ने अपनी डायनेस्टी शुंगा डायनेस्टी स्टैब्लिश करी। लेकिन जो एम्पायर इतना बड़ा था वो एम्पायर खाली अब इतने में सिमट के रह गया था, देख रहे हो आप। और बाकी जगह पे डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स ने अपने रूल को एस्टेब्लिश किया। लाइक इस वाले रीजन में आ गए इंडो ग्रीक्स, यानी ग्रीक लोग जो इंडियो इस वाले एरिया में रहते हैं उनको हम इंडो ग्रीक कहते हैं। ठीक है, तो इस वाले रीजन को किसने कैप्चर कर लिया? इंडो ग्रीक्स ने। इस वाले रीजन्स को कुशानाज ने कैप्चर करा, इसको शाकाज ने, जिसको हम इंडो स्काइथियंस भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे ही कह सकते हो फॉरेन थे। फिर ये सतवाहनास थे जो इंडिजीनियस रूलर यानी यहाँ पे खुद पहले से रह रहे थे। फिर ये चेडीज। ठीक है, इसके नीचे चोरा, चेरा और पांड्यास। चोला, चेरा और पांड्यास तो हमें पता ही है कि ये साउथ में इनका रूल पहले से ही था, तो इस रूल को तो किसी ने भी छेड़ा नहीं था, ये पहले से ही यहाँ पे था। लेकिन ये जो हमारा ऊपर वाला एरिया था, ये पूरा एरिया जो था वो रूल करते थे मौर्यास। लेकिन अब वो मौर्य का रूल खाली इतने एरिया में सिमट के रह गया था। तो इतना हमें समझ आता है कि जिस तरीके से एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ और वो एम्पायर टूटने लगा, उसकी वजह से ये सारी चीजें देखने को मिली और किस तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट्स का। ठीक है गाइस, तो कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट डायनेस्टीज जो थी इंडिया की ड्यूरिंग द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन वो इस तरीके से कुछ दर्शाई गई हैं। इसके हमने अंदर पढ़ा कि एक तो हमारे थे इंडो ग्रीक्स, एक हमारे थे, एक इंडो ग्रीक्स थे, एक कुशानास थे, एक शाकास थे, शुंगास का पता ही है, और 5 सतवानास एंड 6 चेडीज। तो छह एम्पायर्स जो है डिवाइड हो गए थे। ठीक है, रीजन्स डिवाइड हो गए थे। एंड इस रीजन को अभी हम इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज ये रीजन पहले से ही किसी ने इसको छेड़ा नहीं था। ये चोला चेरा पांड्यास का रीजन पहले से साउथ में था ही। अब हमने इसके प्रीवियस चैप्टर में देखा था मैप ऑफ मौर्यन एम्पायर, जो कि पेज नंबर 100 पे है, आप जाके देख सकते हैं अपनी बुक में। और ये जो मैप है ऊपर वाला, ये पोस्ट मौर्यन एम्पायर है, पोस्ट मौर्य के पीरियड का एम्पायर का मैप है। देखोगे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स, हम उनको काउंट कर सकते हैं उनके एरिया के हिसाब से। ठीक है, अभी हमने देखा भी। तो ये जो न्यू किंगडम्स थे, ये जो न्यू किंगडम्स थे नाउ कंपीटेड फॉर टेरिटोरियल कंट्रोल। इनको टेरिटोरियल कंट्रोल चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा एरिया ये लोग कंट्रोल कर पाए। ठीक है, इंडिया में, तो इसको
कह सकते हैं कि उनको टेरिटोरियल कंट्रोल चाहिए था। और इन्होंने कुछ पीसफुल मेथड्स का भी यूज करा, जिसमें कहते हैं एक मैट्रिमोनियल अलायंसेस का। मैट्रिमोनियल अलायंसेस मतलब एक दूसरे किंगडम्स में शादी करना, ठीक है, एक दूसरे किंगडम्स को अपना परिवार बनाना, उसको हम कहेंगे मैट्रिमोनियल अलायंसेस। एक अलायंस जो अरेंज होता है थ्रू मैरिज के थ्रू हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे, मतलब इस एक किंगडम में कोई पर्सन है और दूसरे किंगडम में कोई पर्सन है, वो एक दूसरे से मैरी करता है, तो एक मैट्रिमोनियल अलायंस क्रिएट होता है। और ये काफी ज्यादा पीसफुल अलायंस होता है, और ये जनरली होता है बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिलीज, ठीक है। और प्रैक्टिस में देखा जाए तो दिस वुड मीन अ किंग ऑर्डरिंग ऑफरिंग हिज डॉटर फॉर मैरिज इनटू अ रॉयल फैमिली ऑफ नेबरिंग किंगडम विद द इंटेंशन ऑफ सीमेंटिंग एन अलायंस बिटवीन द टू किंगडम्स। और वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के किंगडम्स में अलायंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है, एक दूसरे को अपना परिवार बनाने के लिए वो जैसे कर रहे हैं, ताकि एम्पायर जो है बड़ा हो सके between neighboring kingdoms or the use of force in warfare पर मीन्स ऑफ गेनिंग कंट्रोल। तो कह सकते हैं एक मेनिंग मैट्रिमोनियल अलायंस था, एंड दूसरा तरीका था कि आप वॉर करो, वॉरफेयर करो, उसके बाद आप एक्वायर करो उस टेरिटरी को। रिमेंबर दैट देयर वर कांस्टेंट रेसलिंग फॉर कंट्रोल ओवर एरियाज अलोंग द बॉर्डर्स। और बॉर्डर्स के ऊपर हमेशा लड़ाई होती रहती थी, ताकि कंट्रोल को गेन किए, कंट्रोल जो है उसको गेन किया जा सके, as gaining control over them was important to keep the kingdom safe from attacks। कंट्रोल करना, ठीक है, गेन करना कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ताकि ताकि कोई भी अटैक हो तो उससे किंगडम जो है वो प्रिवेंटेड रहे, ठीक है, उसके ऊपर कोई डायरेक्ट अटैक ना कर पाए। इस वजह से ये सब ऐसा करते थे वो लोग। कह सकते हैं टुगेदर विद दीज पॉलिटिकल यूनिट्स देयर वर बर्स्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर एंड एनरिचिंग कल्चरल एक्सचेंजेस। बिकॉज आप कल्चरल एक्सचेंज कर रहे हो, मैट्रिमोनियल अलायंस कर रहे हो, या किसी और की टेरिटरी को एक्वायर कर रहे हो, तो क्या होता था, जब दो टेरिटरीज आपस में मिलती हैं तो आर्ट और कल्चर का डेवलपमेंट तो होता ही है, बिकॉज एक्सचेंजेस होते हैं आर्ट आर्ट का, आर्किटेक्चर का, लिटरेचर का, ठीक है। सो वी विल गेट अ पीक इनटू दिस इन द फॉलोइंग सेक्शंस। इस वाले सेक्शंस में हम समझाएंगे कि किस तरीके से आर्ट एंड कल्चर का, आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट होता था और एक दूसरे के साथ उनका एक्सचेंज पॉसिबल हो पाया। यहां पे देखो लिखा है प्रोमिनेंट डायनेस्टीज ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। प्रोमिनेंट डायनेस्टीज ऑफ द सबकॉन्टिनेंट जो है, तो डायनेस्टीज जो थी फ्रॉम विद इन द सबकॉन्टिनेंट, जो सबकॉन्टिनेंट के अंदर पहले से मौजूद थी, जो सबकॉन्टिनेंट के अंदर, इंडिया के अंदर पहले से मौजूद थी, जिनको हम इंडिजीनियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिजीनियस। वो थी शुंगास की, चेडीज की, सतवाहनास, चोला चेरा पांड्यास। ये सारी जो थी ये इंडिजीनियस थी, यानी पहले से इंडिया में मौजूद थी। और जो डायनेस्टीज बाहर से आई, यहाँ पे अटैक करा और इंडियन टेरिटरी को एक्वायर किया, ठीक है, वो डायनेस्टीज थी इंडो ग्रीक्स, शाकास एंड कुशानास। जैसे मैंने बताया था, ये तीनों जो हैं बाद में स्टेब्लिश हुई थी, तो इनको हम डायनेस्टीज आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे सर्च ऑफ शुंगास, ठीक है। लाइक शुंगास का किस तरीके से रूल स्टेब्लिश हुआ, वो तो हमने बताया है कि उन्होंने लास्ट मौर्यन रूलर को पुष्यमित्र शुंगा, जो कि उनके मिलिट्री कमांडर थे, उन्होंने उनकी हत्या कर दी, असैसिनेट कर दिया। एंड उसके बाद शुंगा डायनेस्टी का रूल जो है स्टेब्लिश हुआ, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में। पुष्यमित्र शुंगा, उन्होंने फाउंड किया शुंगा डायनेस्टी, उन्होंने नींव रखी शुंगा डायनेस्टी की, ठीक है, विच रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, जिन्होंने नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में रूल करा। उन्होंने परफॉर्म करे अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? देखो, उस यज्ञ में होता है, आपने काफी बार अश्वमेध यज्ञ सुना होगा। मेरी वीडियो थोड़ी सी पॉज हो रही है भाई, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ जो होता है वो अ, आपने काफी बार सुना होगा, आपने कभी रामायण देखी होगी तो आपको वहां पे डेफिनेटली अश्वमेध यज्ञ जो है वो सुना होगा। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ अश्वमेध यज्ञ में होता क्या है। अश्वमेध यज्ञ में होता है कि वो चाहते हैं कि हमारी टेरिटरी ज्यादा से ज्यादा दूर तक फैले, तो वो क्या करते हैं, एक हॉर्स को लेते हैं, ठीक है। उस हॉर्स को वो लोग कहते हैं उसमें अपना किंगडम का वो
वो मतलब कुछ ऐसा लगा देते हैं ताकि लोगों को देख के पता चलता है कि ये हॉर्स किस किंगडम का है। और उस हॉर्स पे एक वार्निंग लिखते हैं, मतलब एक मैसेज लिखते हैं कि ये हॉर्स आपकी टेरिटरी में है और अगर आपको ये हॉर्स एक्सेप्टेबल है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इस हॉर्स से, इसका मतलब होगा कि आप जो जिसका ये हॉर्स है, जिस किंगडम का ये हॉर्स है, उसकी उसकी जो टेरिटरी है, मतलब उसकी किंगडम को, एम्पायर को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। मान लो एक बड़ा किंगडम है, वो अपना हॉर्स दूसरे किंगडम में छोड़ता है और दूसरा किंगडम जो है, उसको कोई दिक्कत नहीं है उस हॉर्स से, और वो क्या कहते हैं कि वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, बड़े किंगडम को कि हाँ, हम आपके किंगडम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि उनको एक्सेप्टेबल नहीं होता कि हम आपके साथ नहीं जुड़ना चाहते, हम आपके साथ वॉर करेंगे। तो उस टाइम पे उस बड़े किंगडम को उस किंगडम के साथ वॉर करनी पड़ती है एंड जो जीतता है वो वाप उसके बाद वो किंगडम उसका हो जाता है। इसी को कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ एक वैदिक रिचुअल प्रैक्टिस है, ठीक है? एंड ये कह सकते हैं कि घोड़ा जब जहाँ-जहाँ तक जाएगा, जितनी दूर तक जाएगा, और अगर उसको कोई चेतावनी या कोई वॉरफेयर के लिए लड़ाई के लिए ठीक है, चेतावनी नहीं देता, ठीक है? तो जब तक वो टेरिटरी उस किंगडम की मानी जाएगी। तो इसको कहते हैं अश्वमेध यज्ञ, ठीक है? तो एक वैदिक रिचुअल है जिससे एस्टेब्लिश होता है हिमसेल्फ एज़ अ मोस्ट पावरफुल रूलर। एस्टेब्लिश होता है हिमसेल्फ एज़ अ मोस्ट पावरफुल रूलर। ऑल्दो ये जो एम्पायर है ये स्मॉलर देन द प्रीवियस मौर्यन एम्पायर था, शुंगा डायनेस्टी जो थी काफी छोटी थी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मौर्यन एम्पायर। कंपेयर द टू मैप्स, ही केप्ट इट सेफ फ्रॉम पोटेंशियल इन्वेडर्स एंड मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशंस विद द ग्रीक्स। लेकिन उन्होंने क्या किया शुंगाज ने कि किसी भी पोटेंशियल बाहर के इन्वेड को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को इतना अच्छे से मेंटेन कर रखा था, फ्रेंडली रिलेशंस भी बना रखे थे उन्होंने ग्रीक के साथ। आफ्टर सम इनिशियल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट देम, ठीक है, बट अगेन जो एम्पायर था वो बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाया। अ सेंचुरी लेटर इट वाज गॉन। करीबन 100 साल तक शुंगा डायनेस्टी चली, उसके बाद वो भी कोलैप्स हो गई थी। जो पीरियड था वो फिटनेस करता है रिवाइवल ऑफ वैदिक रिचुअल्स, ठीक है, यानी काफी टाइम बाद वैदिक रिचुअल्स को फॉलो किया जा रहा था। यानी मौर्यन एम्पायर में इसको यूज नहीं किया जाता था बिकॉज अशोका जो थे वो फर्म बिलीवर थे किसके, बुद्धिज्म के। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे फर्म बिलीवर थे जैनिज्म के। बिंदुसार जो फर्म बिलीवर थे जैनिज्म के। तो कह सकते हैं कि उन्होंने तो वैदिक रिचुअल्स को, हिंदू प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट नहीं किया होगा, डेफिनेटली ये बात ट्रू है। लेकिन जब पुष्यमित्र शुंगा आए जो कि एक ब्राह्मण थे, तो उन्होंने बहुत ज्यादा, ठीक है, वैदिक रिचुअल्स का प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया और कह सकते हैं उन्होंने बहुत ज्यादा उसको बढ़ावा भी दिया, ठीक है, उन्होंने प्रैक्टिसेस को। बट अदर स्कूल्स ऑफ थॉट नेवरदलेस कंटिन्यू टू फ्लरिश। और इसके साथ साथ जो और स्कूल्स ऑफ थॉट है, यानी रिलीजियस थॉट जो और लोगों के हैं, वो भी कंटिन्यूअसली फ्लरिश करते रहे इस टाइम पीरियड पे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे एक सीन है रामायण का, जहाँ पे किंग जो राम है वो परफॉर्म कर रहे हैं अश्वमेध यज्ञ। जैसे मैंने भी बताया कि आपने रामायण में देखा होगा, वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। सेंचुरी पेंटिंग नेशनल म्यूजियम। तो यहाँ पे आप देखोगे कि राजा राम यहाँ पे हैं, यहाँ पे एक अश्व है जिसको हम घोड़ा कह सकते हैं, एंड ये सारे पंडित हैं और ये यहाँ पे यज्ञ हो रहा है। तो वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है, और सब लोग उनको देख रहे हैं। यहाँ पे भी देख लेते हैं, एक अश्वमेध यज्ञ जो होता है एक वैदिक रिचुअल होता है जो कंडक्ट करता है, कंडक्टेड बाय मैनी रूलर्स टू डिक्लेयर देयर पोजीशन एज द किंग। तो अपनी पोजीशन को एस्टेब्लिश करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट राजा इसको करते हैं। इस रिचुअल में होता है कि एक हॉर्स होता है, उसके साथ कुछ सोल्जर्स होते हैं और उनको बाहर छोड़ दिया जाता है, लेफ्ट टू वंडर फ्रीली। अगर कोई टेरिटरी उस हॉर्स को क्रॉस करके चैलेंज नहीं करती, अनचैलेंज है, तो उसको कंसिडर किया जाएगा कि वो टेरिटरी जो है उस किंग की पार्ट बन गई है, उस किंग के एम्पायर की पार्ट बन गई है। लेकिन अगर कोई रूलर उसको स्टॉप करेगा हॉर्स को, इससे इससे क्या होगा, यानी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा किंग की अथॉरिटी को, और वो बैटल चाहता है, वॉर चाहता है, तो उससे क्या होगा, बैटल होगा जिससे सुप्रीमेसी डिसाइड होगी। जो भी उस बैटल को जीतेगा वो उस किंगडम को अपने अंडर में रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतने अच्छे से समझ आ गया हो कि अश्वमेध यज्ञ में बेसिकली इसका पर्पस होता क्या है। कह सकते हैं कि जो संस्कृत है वो एमर्ज होती है एज वन ऑफ द प्रेफर्ड लैंग्वेजेस फॉर फिलोसफिकल और लिटरेरी वर्क्स। कोई भी तरीके का आप फिलोसफिकल वर्क कर रहे हो या लिटरेरी वर्क यानी लिखावट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें संस्कृत भाषा बहुत ज्यादा अच्छे से यूज होने लगी, एमर्ज हो गई अच्छे से।
डू यू रिकॉल सम एस्पेक्ट्स ऑफ द योगा सूत्रास इन योर फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग क्लासेस इन ग्रेड 6? अगर आपने फिजिकल एजुकेशन क्लास 6 में पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहां पे योगा सूत्रास के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो बेसिकली वहां से यहाँ पे रेफरेंस दिया रखा है। तो ये जो योगा सूत्रास थे, वो कंपाइल कौन करते हैं? पतंजलि। नाम होता है पतंजलि, आप सुनते हो कंपनी है पतंजलि आज के टाइम पे, बट पतंजलि एक ऋषि का नाम था, ठीक है। पतंजलि एक ऋषि का नाम था जिन्होंने योगा सूत्रास को कंपाइल किया था, बुक बनाई थी योगा सूत्रा की, पतंजलि जी ने। एंड उसी के नाम से आज हम डिफरेंट जो ब्रांड है वो बनाई गई है पतंजलि के नाम से। जो शुंगास थे, वो पेट्रोनाइज करते थे लिटरेचर को, आर्ट को, आर्किटेक्चर को। पेट्रोनाइजेशन करने का मतलब क्या है कि वो उनको सपोर्ट करते थे। किस तरीके से सपोर्ट करते थे? उनको प्रोटेक्ट करते थे पहली बात तो, ठीक है। उसको फिर फंडिंग देते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो। ऑल्सो फंडिंग के साथ-साथ उनको एस्टेब्लिश करते थे। जहाँ भी बनवाना हो, कोई मंदिर बनवाना हो, कुछ बनवाना हो, तो वो शुंगास जो है इस तरीके से पेट्रोनाइज़ करते थे। द भरहुत स्तूपा, ये जो भरहुत स्तूपा है, ये मध्य प्रदेश में है। प्रेजेंट अस विद ब्यूटीफुल एग्जांपल्स ऑफ शुंगा आर्ट। तो यहाँ पे जो भरत स्तूपा है, यहाँ पे स्तूपा जो है शुंगा आर्ट काफी अच्छे से आपको देखने को मिलता है स्तूपा में। इट वॉज प्रोबेबली बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका। ये स्तूपा अशोका ने ही बनवाया था, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। बट इन्होंने क्या हुआ, आउटर लेयर्स पे उनके ऊपर शुंगाज ने अपनी छाप छोड़ने के लिए अपनी डिफरेंट डिफरेंट कलाकृति दिखाई है, लिखा बनवाई है। बट द शुंगास एडिड ब्यूटीफुली कार्व्ड रेलिंग्स, उन्होंने रेलिंग्स लगाई, रिलीफ्स जो डिपिक्ट करते हैं स्टोरी ऑफ बुद्धा लाइफ। दीज आर कंसिडर्ड सम ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल्स ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट, ठीक है। ये बहुत ज्यादा अर्लीस्ट एग्जांपल्स हैं जो कि बुद्धिस्ट आर्ट में देखने को मिलते हैं। पहला जो है वो है रेलिंग्स ऑफ भरूच स्तूपा। ये रेलिंग है, देखो बाहर की जो रेलिंग है वो है ये, ठीक है। फिर सेकंड इमेज है हमारी कार्विंग ऑफ लक्ष्मी ऑन अ रेलिंग। आप देखो इस रेलिंग पे लक्ष्मी जी की इमेज बनाई गई है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे लक्ष्मी जी की जो इमेज है वो क्रिएट की गई है, ठीक है। थर्ड के अंदर देखा जाएगा ग्रुप ऑफ सिंगर्स एंड डांसर्स। यहाँ पे देखो आप, ग्रुप ऑफ सिंगर्स हैं एंड डांसर्स हैं जो डांस और सिंग कर रहे हैं। एंड फोर्थ में एलिफेंट जो है होल्डिंग द व्हील ऑफ धर्मा। तो ये जो चक्र है अशोक चक्र, ये धर्म का चक्र है एंड इसको ये सारे एलिफेंट्स जो हैं उसको अपने सर के ऊपर होल्ड कर रखे हैं। तो ये सारी ही चीजें शुंगाज ने बनवाई थी भरूच स्तूपा में, उनके रेलिंग्स पे, बाहर की दीवारों पे, जो डिपिक्ट करती हैं लाइफ ऑफ बुद्धा, ठीक है। तो काफी ज्यादा ये कह सकते हैं कि कल्चरली बहुत ज्यादा देखने में अच्छा लगता है। यहाँ पे कुछ शुंगास के कंट्रीब्यूशन है टू द आर्ट, कुछ कंट्रीब्यूशन है शुंगास के टू द आर्ट। पहली इमेज जो है, ठीक है, हम वन बाय वन देखेंगे उन्होंने कौन कौन सी इमेजेस जो है फॉर्म करवाई थी। पहली इमेज जो है आपको पीछे दिख रही होगी, आप बुक में भी इसको एक बार ओपन करके देखना। पहली इमेज है ग्रीक वॉरियर की, ठीक है। एक पिलर है और उस पे ग्रीक वॉरियर की इमेज बनी हुई है, ठीक है। ये देखिए, एक पिलर है एंड इस पे ग्रीक वॉरियर की एक इमेज बनी हुई है, ठीक है गाइस। एंड जो दूसरी इमेज है, मेल फिगर है, यहाँ पे एक मेल फिगर है, कुछ पता नहीं क्या है लेकिन बट मेल फिगर की इमेज है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड में एक वुमेन है जिसने चाइल्ड को कैरी करा हुआ है। थर्ड में एक वुमेन है जिन्होंने एक चाइल्ड को कैरी किया हुआ है, ठीक है, इसमें, ठीक है गाइस। फोर्थ में वुमेन विद अ फैन, एक वुमेन है और उनके पास एक फैन है, ठीक है। एक फैन है जो हाथ हाथ का पंखा होता है वो है उनके पास, और ये वुमेन की इमेज है। देखो ये उनका फैन है, हाथ पंखा, और उनकी उनकी एक इमेज बना रखी है पूरी सी। फिफ्थ जो है इमेज है, वो एक वास की इमेज है, ठीक है, एक वास है यहाँ पे। और सिक्स्थ जो है एक फीमेल फिगर है जिनके हेयर ऑर्नामेंट्स और टेराकोटा के बने हुए हैं, ठीक है, ऑर्नामेंट्स हैं और थोड़ी मूर्ति टूटी हुई है बट दर्शाती है कि वो किस तरीके से, ठीक है, बनाई गई है। फिर सेवेंथ है रॉयल फैमिली को दर्शाया गया है यहाँ पे। एट्थ में ब्रॉन्ज के कंगन है जो कवर्ड हैं विद थिन लेयर ऑफ गोल्ड, ठीक है, यहाँ पे थिन लेयर ऑफ गोल्ड है, इस कंगन में गोल्ड के कंगन है ये।
7th 9th के अंदर कॉम्ब है, आइवरी की कॉम्ब है, यानी हाथी के दाँत की कॉम्ब बनाई गई है, ठीक है? हाथी के दाँत की कंघी। और 10th में बीड्स ऑफ नेकलेस है। एक नेकलेस है, उनके डिफरेंट डिफरेंट जो मोती हैं वो आपको दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो इस तरीके से कुछ शुंगास का कंट्रीब्यूशन रहा टुवर्ड्स द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। यहाँ पे देखना एक पैनल है जो भरत स्तूपा में देखा गया है। लुक एट द टू फिगर्स ऑन द राइट। यहाँ पे दो फिगर्स हैं राइट में। व्हाट दे आर डूइंग? कैन यू गेस देयर प्रोफेशन? नोटिस देयर अटायर? व्हाट डज दिट टेल अस अबाउट देम? लिस्ट अदर डिटेल्स दैट यू नोटिस इन द पैनल एंड डिस्कस योर फाइंडिंग्स इन क्लास। तो यहाँ पे एक पैनल है भारत स्तूपा का, और ये एक्टिविटी है, आप देखोगे किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने प्रोफेशन कर रहे हैं, ठीक है, कारीगरी कर रहे हैं, एंड क्या दर्शाते हैं, किस तरीके का अटायर है, इसको आप एक बार क्लास में अपने दोस्तों के साथ इसको देखना, ठीक है, ये एक्टिविटी को परफॉर्म करके देखना। हमने शुंगास के बारे में बात करी, बट हमने एक किंगडम और देखा था सतवाहनास का। एक किंगडम और देखा था सतवाहनास का, ठीक है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। फ्रॉम द लिमिटेड एविडेंस अवेलेबल, बहुत ज्यादा एविडेंस सबूत अवेलेबल नहीं है क्या कहते हैं सतवाहनास की। तो शुंगास थे सीम्स टू हैव waged wars with many of their neighboring regions। शुंगास ने अपने अगल बगल के जो नेबरिंग रीजन्स थे उनके साथ वॉर कंडक्ट की थी। दिस में हैव इंक्लूडेड द सतवाहनास, और उन्होंने सतवाहनास जो किंगडम है उसके साथ भी वॉर लड़ी थी। who ruled large parts of the Deccan from 2nd century BCE। एंड दूसरी शताब्दी बीसीई के बाद से जो दक्कन वाला रीजन है वहां पे वो लोग रूल करते थे। अगर मैं मैप पे बनाऊं तो ये हमारा गुजरात वाला एरिया है, ये हमारा इंडिया का नीचे का पेनिनसुला है, एंड ये जो रीजन है हमारा, ये हमारे दक्कन का पीरियड है, ठीक है, मतलब दक्कन एरिया है, दक्कन रीजन। और इसको ही सतवाहनास जो हैं वो रूल करते थे। ऑनवर्ड्स टू द साउथ ऑफ शुंगा एम्पायर, ठीक है, साउथ ऑफ शुंगा, यानी शुंगा एम्पायर यहाँ पे है कहीं, यहाँ पे शुंगा एम्पायर है, ठीक है, शुंगा एम्पायर है, और इसके साउथ में जो है ये सतवाहनास का एम्पायर है। समटाइम्स देखा जाता है रेफर टू एज, इसको आंध्रास भी कहते हैं। और सतवाहनास जो है बहुत ज्यादा पावरफुल डायनेस्टी थी, और उसके एम्पायर जो हैं लार्जली कंप्राइज करते हैं प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में, यानी आज का जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र वाला जो रीजन है, कह सकते हो वहां पे ही सतवाहनास का रूल उस टाइम पे था। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल सिटीज थी डिफरेंट टाइम्स में। जो मोस्ट फेमस थी वो थी अमरावती और प्रतिष्ठ थाना, यानी पैथन भी कहते हैं इसको। अमरावती और प्रतिष्ठाना जो थी दो इंपॉर्टेंट कह सकते हो कैपिटल सिटीज जो हैं ड्यूरिंग द सतवाहनास पीरियड एमर्ज होके निकली थी। ट्रेड जो था और कॉमर्स जो था बहुत ज्यादा फ्लरिश किया, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं ग्रो किया था सतवाहनास के किंगडम में, ठीक है। तो हमने सतवाहनास का प्लेस ऑफ एरिया देखा कि कहाँ पे वो लोग रूल कर रहे थे, और ऑल्सो हमने देखा कि वो कि कौन कौन सी ऐसी कैपिटल सिटीज और रीजन्स में वो लोग रूल कर रहे थे, लाइक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र वाला। और अमरावती और प्रतिष्ठाना यानी पैथन भी कह सकते हो, दो कैपिटल सिटीज जो है एमर्ज हुई थी, फेमस सिटीज। सतवाहनाज ने कॉइन इशू किए थे, ठीक है, और इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया, गुजरात में, मतलब गुजरात से लेके आंध्र प्रदेश वाले रीजन तक उन्होंने सतवाहनाज ने कॉइन्स को इशू किया था। लाइक आप इसमें देखेंगे सतवाना कॉइन, जिसमें इमेज है एक सी फियरिंग शिप की, यानी एक समुद्र में एक शिप है उसकी, जहां पे दो मास्ट हैं। दो मास्ट मतलब ये एक मास्ट है और ये एक मास्ट है, ठीक है। मास्ट मतलब जो कपड़ा, मतलब ऊपर कपड़ा होता है इससे हवा के थ्रू वो इधर उधर ट्रेवल करता है, उसको मास्ट कहते हैं। दो मास्ट हैं। Notice how the mast of the ship are prominently depicted with interesting lines, possibly representing sails, the wavy lines below present oceanic waters। तो ये जो हमारे हैं ये ओशनिक वाटर्स हैं, पेन पेन से आपको दिख रहा होगा, ये ओशनिक वाटर है। और जो मास्ट है ये दर्शाता है डिफरेंट डिफरेंट चीजों को। जो इंडिया का वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट है, कह सकते हैं वहां तक इनका रूल था, यानी गुजरात से आंध्र का। इंडीड मैनी कॉइन्स डिपेक्ट करते हैं शिप्स को, जो सजेस्ट करते हैं मैरीटाइम ट्रेड वॉज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। और कह सकते हैं कि सतवाहनास के टाइम पे जो मैरीटाइम यानी समुद्र के थ्रू जो ट्रेड होता था वो काफी ज्यादा फेमस था। जो टाइप ऑफ शिप डिपिक्ट कर रहे हैं इस कॉइन पे,
वो सजेस्ट करता है एडवांस्ड शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन टेक्नोलॉजीज। शिप एडवांस शिप बिल्डिंग और नेविगेशन टेक्नोलॉजीज को ये दर्शाता है कि सतवानास कितने ज्यादा नेवी के अंदर प्रोमिनेंट थे और एडवांस थे। कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर था वो फ्लरिश किया था इन द कृष्णा गोदावरी रिवर सिस्टम। जो कृष्णा रिवर है और गोदावरी रिवर है उसके बीच वाला जो एरिया है उसको कह सकते हैं कृष्णा गोदावरी रिवर सिस्टम का एरिया। और वहां पे वो दोआब बनाता है। दोआब मतलब जब दो रिवर्स आके मिलती हैं तो वो दोआब बनाती हैं। तो कह सकते हैं जो दोआब था वहां पे एग्रीकल्चर काफी ज्यादा फेमस था बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड फर्टिलिटी की वजह से वो रीजन काफी ज्यादा फेमस था। जो प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टू द किंगडम। बिकॉज अगर आपका एग्रीकल्चर स्ट्रांग है तो आपको पहली बात तो फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज नहीं होगी। दूसरी बात आप एक्सेस और सरप्लस को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, जिससे आप पैसा अर्न कर सकते हो। जो सतवाहनास थे उनके पास एक्टिव ट्रेड नेटवर्क्स थे जो फार एज रोमन एम्पायर इंक्लूडेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स लाइक स्पाइस, टेक्सटाइल, सैंडलवुड, लग्जरी आइटम्स लाइक गोल्ड प्लेटेड पर्ल्स, आइवरी एटसेट्रा। कह सकते हैं उनके जो कनेक्शन थे वो रोमन एम्पायर तक थे सतवाहनास के। और वो लोग एक्सचेंज करते थे गुड्स लाइक स्पाइसेस, मसाले, टेक्सटाइल्स, कपड़ों की वैरायटी और सैंडलवुड लाइक चंदन, लग्जरी आइटम जैसे कि गोल्ड प्लेट के कॉइन्स हो गए, पर्ल्स हो गए, आइवरी हो गई। इंपोर्ट्स भी होते थे यानी ये लोग वहां से सामान मंगाते भी थे। उसमें होता था ग्लास या परफ्यूम या ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट मतलब कोई दवा एक तरीके से कह सकते हो। और टोल और टैक्सेस जो आज भी आप टोल और टैक्स देते हो उस तरीके वहां पे उस टाइम पे भी थे टोल्स और टैक्सेस जो कि ट्रेड पे लगते थे जिससे एडेड रेवेन्यू जो है किंगडम को मिलता था। ठीक है। कह सकते हो कि जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी थी, इकोनॉमिक खुशहाली जो वहां पे आई एंड रिलेटिवली पीसफुल पॉलिटिकल जो पीरियड रहा सतवाहनास का, उसने फैसिलिटेट करा डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर। बिकॉज लिटरेचर पे, आर्ट एंड क्राफ्ट पे आप जब ध्यान दे पाते हो जब आपका जो किंगडम है वो पीसफुल तरीके से ले रहा है। अगर आप हमेशा लड़ाई झगड़े में व्यस्त रहोगे तो आप इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दे पाओगे, आर्ट एंड क्राफ्ट पे। बट जब आपका कह सकते हो किंगडम जो है थोड़ा पीसफुल तरीके से रह रहा है तो आप इन सब चीजों पे भी ध्यान दे पाओगे। बिकॉज उनका किंगडम बहुत ज्यादा पीसफुल था तो वहां पे लिटरेचर का, आर्ट का, आर्किटेक्चर का, कल्चर का डेवलपमेंट हुआ। विजय सतवानाज मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे एक केव है जो नान घाट में केव्स है जो पुणे के अंदर है। ठीक है, नान घाट केव है। ठीक है, आपको गेट भी दिखेगा किस तरीके से गेट है, चढ़ने का रास्ता है यहाँ पे। ठीक है, जो लोकेट करता है मेजर ट्रेड रूट के ऊपर। वर यूज फॉर कलेक्शन ऑफ टोल्स एंड टैक्सेस एज रेस्टिंग प्लेस फॉर ट्रेडर्स। ऑल्सो ये ट्रेडर्स के आने जाने के रास्ते पे पड़ता था और यहाँ पे टोल और टैक्सेस को कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, फ्रॉम द ट्रेडर्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि लाइफ कैसी थी सतवानास के टाइम पे। जो लाइफ थी लोगों की वो किस तरीके से थी। कह सकते हैं कि इन द सतवाहना उनका ट्रेडिशन में था, उनके कल्चर में था। जो प्रिंस होता था उनको ऑफन नेम्ड आफ्टर देयर मदर्स। जो प्रिंस होते थे, जो राजा होते थे, उनका जो नाम होता था वो अपनी माँ के नाम के साथ जोड़ा जाता था। लाइक वहां पे एक बहुत ही फेमस राजा थे जिनका नाम था सतकर्णी। सतकर्णी थे और उनकी माँ का नाम था गौतमी। उनका नाम सतकर्णी था राजा का, प्रिंस का, और उनकी माँ का नाम था गौतमी। और मदर का नाम आगे जोड़ने से उनका नाम बना गौतमी पुत्र सतकर्णी। क्या बना नाम? गौतमी पुत्र सतकर्णी वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर गौतमी बालाश्री। एक पावरफुल क्वीन थी वो जो डोनेट कर दी थी लैंड को टू द बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड हैड एन इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन। जो कि नासिक के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, पत्थर पे लिखावट की गई है जो दिखाती है उनके इन्फ्लुएंस को इन द किंगडम। लाइक यहाँ पे दो कॉइन्स बने हुए हैं सतवाहनास के विद एन इंस्क्रिप्शन ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट। यहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में कुछ लिखा गया है, किंग्स लॉर्ड सतकर्णी सन ऑफ गौतमी। ये लिखा गया है किंग्स लॉर्ड सतकर्णी। ठीक है, लिखा है ना, देखो, रानो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। यानी वो किंग हैं और वो किसके पुत्र हैं? गौतमी के, गौतमी बालाश्री के पुत्र हैं वो। ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। कुछ और सेट्स ऑफ इंस्क्रिप्शन जो है वो नानघाट में केव्स के अंदर मिले जो कि पुणे में है। जो फोकस करता है सतवानास के विडो क्वीन, जो विधवा क्वींस थी उनके ऊपर। वो रिमार्केबली परफॉर्म सेवरल वैदिक रिचुअल्स। जो काफी सेवरल वैदिक यज्ञ करते थे, रिचुअल्स करते थे, जिसमें यज्ञ था। क्या था? अश्वमेध यज्ञ।
ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ये मेंशन करते हैं वैदिक गॉड्स को, वैदिक भगवानों को, लाइक इंद्र हैं जो कि बारिश के देवता हैं, ठीक है, रेन। चंद्र हैं जो चंद्रदेव हैं, सूर्य जो सनलाइट को प्रोवाइड करते हैं। और वी ऑल्सो गेट ग्लिम्स ऑफ द क्वींस डोनेशंस, दान। और जो क्वीन दान करती थी, डोनेशन करती थी, उसके भी कुछ ग्लिम्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। लैंड के, गाय के, काऊ के, हॉर्सेस के, एलिफेंट्स के, सिल्वर कॉइन्स एंड अदर आइटम्स टू द प्रीस्ट, गेस्ट, वर्कर्स, स्कॉलर्स और मॉन्क्स। इन सभी को दान दिया जाता था, इन सारी चीजों का, लाइक एलिफेंट्स का, हॉर्सेस का, काऊ का, लैंड का, ये सब चीजों का। और ये जो इंस्क्रिप्शंस थे, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे। किसमें? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। लाइक आप हिंदी को कौन सी स्क्रिप्ट में लिखते हो? देवनागरी स्क्रिप्ट में। उसी तरीके से वहां पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लैंग्वेज को लिखा जाता था, लाइक प्राकृत लैंग्वेज। और इंक्लूड करता था फ्यू न्यूमेरिक न्यूमरल्स, कुछ नंबर्स होते थे, जो सिंबल्स थे नंबर्स के, विच एट टाइम्स रिजेंबल टूडेज शेप्स एज शोन बिलो। लाइक अगर इसको देखोगे आप तो इसको 1 नंबर से दर्शाया है, ये 2 लाइन्स हैं तो यानी 2 है, फिर इस तरीके से है तो ये 4 है, फिर इस तरीके से है तो ये 6 है, फिर अगर इस तरीके के साथ मतलब कुछ कुछ सिमिलर शेप दिख रही है, 9 है तो मतलब इस तरीके से, 10 है तो मतलब इस तरीके से। तो ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से न्यूमरल्स को उस टाइम पे लिखा जाता था। दिस इज वन ऑफ द मेनी एविडेंसेस जो शो करते हैं कि मॉडर्न न्यूमरल्स जो हैं वो अल्टीमेटली यहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। लाइक आप 2 को देखो 2 लाइन्स, 1 को देखो 1 लाइन, 7 को देखो बिल्कुल सिमिलर लग रहा है। ठीक है? ठीक है? और कह सकते हैं जो सतवाहनास थे, वो डिवाउट फॉलोअर्स थे वासुदेव के। वासुदेव यानी दूसरा नाम, कृष्ण भगवान का दूसरा नाम है वासुदेव। तो काफ़ी ज़्यादा कृष्ण भगवान को, वासुदेव भगवान को वो लोग फॉलो करते थे। Although they are also patronized other schools of thought which flourished during their rule। और वो और दूसरे थॉट, स्कूल्स ऑफ थॉट को भी प्रमोट करते थे, उनको फ्लरिश करते थे, उनको सपोर्ट करते थे। लाइक सतवाहना जो किंग्स थे, वो फ्री, टैक्स फ्री एग्रीकल्चरल लैंड जो है दे देते थे वैदिक स्कॉलर्स को, जैन्स को, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, ताकि उनको हेल्प मिल सके और वो अपनी स्टडीज और प्रैक्टिसेस को परस्यू कर सके। तो काफी ज्यादा कह सकते हैं कि बेनिवोलेंट किंग थे वो लोग, चुंगास, ओ सॉरी सतवाहनास। ठीक है? यहाँ पे देखिए आप 2 इमेज देखिए। ठीक है? पहली इमेज जो है करला केव्स की है, जो लोनावला यानी प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में, लोनावला आपने जगह सुनी होगी, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में, वहां पे एक केव है, करला केव। यहाँ पे देखो किस तरीके से इन्होंने बना रखा है, ये बुद्धिस्ट केव है। यहाँ पे आप देखना कि यहाँ पे देखो स्तूपा बना हुआ है एक तो, ठीक है, स्तूपा बना हुआ है भगवान बुद्ध का। और यहाँ पे देखो पिलर्स बने हुए हैं, कितने सारे पिलर्स बने हुए हैं, और उसके ऊपर, हर पिलर के ऊपर एक डिजाइन बना हुआ है। और किस तरीके से छत देखो किस तरीके से बनी हुई है, कितनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी ये लोग यूज करते थे। ठीक है? तो कह सकते टू विच द सतवाहनास कंट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग देयर रेन, दीस केव्स वर मेड फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स। यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क आके बैठेंगे, मतलब आश्रम, मतलब आराम करेंगे, पूजा करेंगे, प्रेयर करेंगे। और नोटिस द मैग्निफिसेंट पिलर्स, ये जो पिलर्स आप देख रहे हो, और इसके स्टोन्स जो रिप्लिका है स्तूपा इन द सेंटर, ऑल इट कार्व्ड आउट ऑफ रॉकी हिलसाइड। एक बड़ा सा रॉक था हिल्स पे, उसको कार्व करके ये सब बनाया गया। यानी कितनी ज्यादा एडवांस तरीके से वो लोग ये सब काम करते थे। और दूसरी इमेज जो है एक यक्ष की है, कह सकते हैं एक माइनर भगवान है, डीटी हैं, जो एसोसिएट करते हैं नेचर के साथ। जो पित्तलखोड़ा केव्स जो कि महाराष्ट्र में है, और ये भी सतवाहनास के टाइम पे बनाई गई थी। तो ये भी देखो कितनी ज्यादा, ठीक है, अच्छी मूर्ति बनाई है, कार्व की गई है। ये जो स्कल्पचर है यक्ष का, जो कि पित्तलखोड़ा में है, वो कैरी करता है एक इंस्क्रिप्शन ऑन इट्स हेड। तो एक इंस्क्रिप्शन है जो कि उनके सर पे है, कान्हा देसर, कान्हा कान्हा दा सेना, हिरम मा करीना कटा। इसका मीनिंग है मेड बाय कान्हा दास। इसको कान्हा दास ने बनाया है, एक गोल्ड स्मिथ था जो लोहा सोनार था, गोल्ड स्मिथ था, और उसने ये बनाई है इमेज। इट इज नॉट इंटरेस्टिंग टू सी दैट गोल्ड स्मिथ कुड ऑल्सो क्राफ्ट अ स्कल्पचर। आप कभी सोच सकते हो कि एक सुनार एक गोल्ड, मतलब एक उसका स्कल्पचर का काम करेगा, जो स्कल्पचर बनाता है, ठीक है, जो कि मेड है स्टोन से, पूरी तरीके से स्टोन से बना है। तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा अचंभा करता है कि कैसे उन्होंने इतने अच्छी तरीके से इस मूर्ति को बनाया। कह सकते हो कि इन द 3rd सेंचुरी बीसी, तीसरी
शताब्दी जो कि सीई है, यानी सीई मतलब कॉमन एरा, यानी कि बाद का पीरियड क्राइस्ट की। तो सतवाहना इसका जो एम्पायर था वो फ्रेगमेंट हुआ और इनटू अ स्मॉलर इंडिपेंडेंट किंगडम्स। तो 3rd सेंचुरी बीसी तक ये डिसइंटीग्रेट हो गया और छोटे-छोटे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड हो गया। सेवरल फैक्टर्स रहे इसके पीछे डिसइंटीग्रेशन के, और सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट है कि यहाँ पे जो वीक सेंट्रल कंट्रोल था, सेंट्रल की तरफ से जो कंट्रोल था पूरे एरिया में, वो बहुत ज्यादा वीक हो गया और इकोनॉमिक डिक्लाइन होने लगा, ग्रेजुअली इकोनॉमिक डिक्लाइन हो गया। और कह सकते हैं वंस अगेन दिस विल पेव द वे फॉर रीजनल पावर्स टू असर्ट और रीअसर्ट देयर डोमिनेंस एंड एस्टैब्लिश न्यू किंगडम्स। एंड ये मौका देता है स्मॉलर किंगडम्स को कि वो अपनी पावर को वापस रीअसर्ट कर पाए और अपने स्मॉलर किंगडम्स को इंडिपेंडेंट करके उस पे अपना खुद का रूल बना पाए। तो कह सकते हैं कि सतवाहनास का भी डिसइंटीग्रेशन आखिरी टाइम पे हो गया बिकॉज ऑफ वीक सेंट्रल फोर्सेस और इकोनॉमिक डिक्लाइन की वजह से। अब हम बात करेंगे चेडीज की, कमिंग ऑफ चेडीज। चेडीज आपने एरिया देखा था जो हमारा वेस्ट बंगाल के पीरियड की, मतलब वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाला जो एरिया था, वहां पे चेडीज का रूल था। लेट अस गो बैक अ लिटल। डू यू रिमेंबर द कलिंगा वॉर? जो कलिंगा वॉर थी वो उड़ीसा वाले रीजन में हुई थी, जो प्रीवियस चैप्टर में हुई थी, जहां पे अशोका ने कलिंगा वॉर स्टार्ट की थी कलिंग एम्पायर को अपने कब्जे में करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद उनके डिक्लाइन के बाद, आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, जो कलिंगा था, कलिंगा एम्पायर जो था वो रोज एज अ प्रेमिनेंट पावर अमंग द किंग्स ऑफ चेडी डायनेस्टी, और चेडी डायनेस्टी का रूल आ गया कलिंगा एम्पायर पे। ठीक है, यहाँ पे खारवेल एक किंग का नाम है, वन ऑफ देयर मेन रूलर्स थे जिनका नाम था खारवेल चेडी। एक डिवोटेड फॉलोअर थे जैन टीचिंग्स के, वो जैन फिलोसफी को बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, और वो समटाइम्स कॉल्ड भिक्षु राज। उनको कभी कभी भिक्षु राज और मॉन्क किंग भी कहते हैं, जो मॉन्क हैं, जो साधु हैं, और वो किंग भी हैं, यानी मॉन्क किंग भिक्षु राज। ऑल्दो ही रिस्पेक्ट ऑल स्कूल्स ऑफ थॉट, वो जैन में थे, जैन स्कूल्स ऑफ थॉट में बिलीव करते थे, स्कूल ऑफ थॉट में, बट वो और स्कूल्स ऑफ थॉट लाइक बुद्धिज्म, वेदिज्म, मतलब वैदिक रिचुअल, इन सबको ही वो लोग वो प्रमोट करते थे, मानते थे। भुवनेश्वर में, ठीक है, उनका फेमस उदयगिरी खंडगिरी केव है। क्या है? उदयगिरी खंडगिरी केव है, केव यानी यहाँ पे गुफाएं हैं, लाइकली जो डेवलप की गई थी जैन मॉन्क्स के लिए, ताकि वो वहां पे आराम कर सके इन द टाइम्स ऑफ कोल्ड, इन द टाइम्स ऑफ विंटर्स, इन द टाइम्स ऑफ मानसून, ताकि वो, और वहां पे फीचर्स किए गए हैं इंट्रिकेट पैनल्स, मतलब दीवारों पे अच्छी तरीके से बनावट की गई है, स्टैचूज बनाए गए हैं, और स्पेशियस रूम्स, कमरे बनाए गए हैं रॉक की केव के अंदर। और रॉक की केव जो होती है काफी ज्यादा गर्म होती है ठंडी के टाइम पे, और गर्मियों के टाइम पे बहुत ज्यादा ठंडी कूल होती है, जो शोकेस करती है स्किल ऑफ द क्राफ्ट्समैन, जो कि वहां के काम करने वाले क्राफ्ट्समैन है, उनकी स्किल्स को वो शो करते हैं। द डिजाइन और क्राफ्ट्समैनशिप जो थी इन केव्स की, वो एक नोटेबल एग्जांपल है रॉक कट आर्किटेक्चर की। यानी रॉक है बहुत बड़ी, और उसको आप छेनी हथौड़ से तोड़ 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 के ये सब चीजें बना रहे हो, इसको कहते हैं रॉक कट आर्किटेक्चर। यानी आप कहीं कोई चीज बाहर से नहीं लाए, लाइक आप सीमेंट वीमेंट जैसे आप दीवार बनाते हो, वॉल बनाते हो, वो सिर्फ हम बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, बट रॉक कट आर्किटेक्चर मतलब बहुत बड़ी पहाड़ी है, पत्थर है उसमें, और आप उसको छेनी हथौड़े से तोड़ तोड़ के आप उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलाकृति, कमरे और इमेजेस बनाते हो। ठीक है, अ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर दैट विल टर्न इनटू अ हायर स्टडी। अब आगे क्लासेस में जाओगे तो और अच्छे से आप रॉक कट आर्किटेक्चर केव्स के बारे में डिस्कस करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो खंडगिरी उदयगिरी केव है, बहुत बड़ी केव है, देखो पहले नंबर पे दिखा रही है उदयगिरी केव, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है। सेकंड है हाथी गुफा, हाथी गुफा यानी हाथी गुफा है, ये वाली हाथी गुफा है। और थर्ड है कार्व्ड पैनल, जो शो कर रहे हैं रामायण के फीचर्स को। ये जो पैनल है, इस पे रामायण के पीरियड का एक दृश्य दिखाया गया है। तो ये हमारी उदयगिरी खंडगिरी केव्स है, यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट रूम्स बना रखे हैं, दिख रहे हैं आपको ये रूम्स, ये जो रूम्स बना रखे हैं, और ये बनाई गई रॉक को तोड़ तोड़ के, ऐसा नहीं कोई सामान से लाया गया है। यहाँ पे ये पहाड़ी थी बहुत बड़ी सी, इतनी बड़ी, इसके अंदर छेद मतलब यूज करके इसको बनाया गया है। तो वन ऑफ द केव्स prominently display हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन रिटर्न इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। जो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है, वहां पे कुछ लिखावट है, जो इमेज में देखा हाथी गुफा में, वहां पे इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है, कुछ लिखावट है जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई है, जो रिकॉर्ड करती है किंग के खारवेल्स
accomplishments को year after year, including his victorious military campaigns and his benevolent works for the welfare of the people. जहाँ पे उस लिखावट में दर्शाया गया है कि जो किंग हैं, खारवेल किंग, उन्होंने किस तरीके से अपनी डिफरेंट डिफरेंट चीजों को एकम्प्लिश किया, एक्वायर किया, और किस तरीके से उन्होंने बाकी लोगों की मदद करी, अपने लोगों की, अपने सब्जेक्ट की मदद करी और उनका वेलफेयर किया। जो खारवेल है वो प्राउडली डिक्लेयर करते हैं कि ही क्रिएटेड काउंसिल ऑफ एसेटिक्स एंड सेजेस। एसेटिक्स जो है बिलीव करते हैं गॉड में, सेजेस जो हैं कह सकते हो कि आप संत, साधु संत कह सकते हो, सेजेस, और उनके बारे में बताया फ्रॉम 100 regions and is accomplished in extraordinary virtues, respecter of every sect and repairer of every temple। और यहाँ पे दर्शाया गया कि ये इन्होंने काउंसिल बनाई एसेटिक्स की, सेजेस की, जो कि काफी 100 या 200 रीजन्स में बताई गई, और उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अकम्पलिशमेंट किया और रिस्पेक्ट किया हर सेक्ट को और रिपेयर करा हर मंदिर को। वंस अगेन कह सकते हैं जो रूलर था उन्होंने प्राइडली अपने आप को दर्शाया इस हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में, एक्सटेंडिंग हिज प्रोटेक्शन टू ऑल स्कूल्स ऑफ थॉट, और दर्शाया गया कि वो सारे स्कूल्स ऑफ थॉट को सपोर्ट करते हैं। दिस इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ व्हाट वी मे कॉल द इंडियन ईथोस, और इंडियन ईथोस का फंडामेंटल पार्ट कह सकते हो कि ये है। Notice the regularity of rock cut chambers sculpted nearly 2 millenniums ago, यानी 2000 साल पहले ये सारी चीजें बनाई गई। किस तरीके से जो आर्टिशियंस थे उन्होंने ये सब अचीव किया, इस प्रिसीजन के साथ उन्होंने ये काम किया, विथ जस्ट अ चिजल और एक हैमर, छेनी हथौड़ी के साथ सिर्फ। पिक्चर योरसेल्फ एज अ स्कल्पचर इन दैट एरा, shaping stone into art without your own hands, सॉरी विद योर ओन हैंड्स, व्हाट टूल्स वुड यू यूज। तो आप इमेजिन करो कि आप एक स्कल्पचर हो, उस एरा में हो, उस पीरियड, उस टाइम पीरियड में हो, और आप किस तरीके से एक छेनी हथौड़ा आपके हाथ में, और किस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट स्टोन की इमेजेस को क्रिएट करोगे। एक इमेजिनेशन है, करके देखो। अब हम बात करेंगे कि किंगडम्स की साउथ इंडिया में किस तरीके से थी और लाइफ कैसी थी वहां के लोगों की। जैसे चोला चेरा पांड्यास के बारे में बात करेंगे। इन द इंडियन सदर्न रीजन जो ये पीरियड था सेकेंड से थर्ड सेंचुरी बीसीई का, और फिर थर्ड सेंचुरी सीई तक का, ठीक है, कह सकते हो कि सेकेंड बीसीई से थर्ड बीसीई तक, सेंचुरी भी है, मतलब सेकेंड सेंचुरी बीसीई से थर्ड सेंचुरी बीसीई तक, इस पीरियड में किस तरीके से साउथ इंडिया था, किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वहां पे चेंजेस देखने को मिले। लाइक नॉर्थ में तो पता है कि शुंगास था, पहले मौर्यन एम्पायर था, फिर शुंगास का डायनेस्टी आई, फिर सतवाहनास, चेडीज, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। साउथ में नहीं पता, साउथ में बढ़ लेते हैं। saw the rise of prominence of three powerful kingdoms like चेरास, चोलास एंड पांड्यास। ये तीन प्रोमिनेंट किंगडम्स जो थे एमर्ज हुए थे इस टाइम पीरियड में, विच ऑफन जो है एक दूसरे के साथ compete करते हैं ताकि वो अपनी पावर को स्टेब्लिश कर पाए, डोमिनेंस क्रिएट कर पाए, ठीक है, और साउथ में कंट्रोल कर पाए, while also contributing to the region's growth in trade and culture, एंड साथ साथ वो कल्चर में और ग्रोथ कर पाए, कल्चर, ट्रेड और कल्चर में। लेट्स रिमेंबर किस तरीके से जो अशोका थे उन्होंने एम्पायर को स्टॉप कर दिया था एट द साउथ इंडियन किंगडम्स। यहाँ इसके बाद उन्होंने ये चोला चेरा पांड्यास वाले को एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब उस वाले पे कब्जा नहीं किया था, विच ही मेंशंस इन हिज एडिक्ट्स, जो सजेस्ट करता है कि दे रिमेन इंडिपेंडेंट इवन एट द हाइट ऑफ मौर्यन एम्पायर। यानी जब मौर्यन एम्पायर था तब भी वो लोग, यानी कि जब मौर्यन एम्पायर था तब भी वो लोग इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे थे, और मौर्यंस ने उसके ऊपर रूल्स नहीं किया था। आई थिंक कि नेटवर्क इशू हो रहा है तभी थोड़ा सा पॉज हो रहा है, उसको इग्नोर करना प्लीज, ठीक है। मुझे भी नहीं पता कि क्यों नेटवर्क इशू हो रहा है, बट आई विल मतलब टेक इट टू दैट, क्योंकि अभी वीडियो बन रही है तो बीच में एकदम से नहीं रोक सकते, तो हम कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा थोड़ा अगर आपको लगता है तो उसको प्लीज इग्नोर करना, आप स्क्रीन पे फोकस करना, ठीक है गाइस। And although Kharwil claims that he defeated an alliance of South Indian kings that threatened his own territory, और वो जो खारवेल थे, ठीक है, चीडीज के किंग थे, वो कहते हैं कि मैंने साउथ इंडियन के काफी अलायंसेस को डिफीट किया है। द लोकेशन ऑफ दैट बैटल इज अननोन एंड ही डज नॉट सीम टू हैव इन्वेडेड द सदर्न रीजन। जो लोकेशन थी
जहाँ पे बैटल हुई थी वो कह सकते हैं लोकेशन अननोन है, और ऑल्सो उन्होंने इन्वेड नहीं किया सदर्न इंडिया में जहाँ पे भी उन्होंने, हाँ, जहाँ पे भी उन्होंने अलायंस की, मतलब सॉरी कह सकते हैं लड़ाई की। ठीक है गाइस? अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि एक इमेज है, और ये हमारा मैप है जो कि चोला, चेरा और पांड्या के किंगडम को दर्शा रहा है। ये जो किंगडम है चोला का, जो कि पिंक कलर में आपको दिख रहा है, ठीक है, उसकी कैपिटल थी उरियूर। ठीक है, उरियूर। फिर हमारा चेरा जो कैप है, जो हमारा चेरा है, उसकी कैपिटल थी वंजी, यानी करूर भी कहते थे। और जो पांड्या थे, उनकी जो कैपिटल थी वो थी मदुरई। ठीक है, तो तीनों किंगडम से एंड तीनों के जो साइंस थे फ्लैग के, यानी इस चोला के फ्लैग का साइन था शेर बना हुआ है उस पे। ठीक है, चेरा के जो साइन था उस पे एक तीर और बो एंड एरो बनी हुई है। ठीक है, और पांड्या के जो फ्लैग है उस पे एक फिश का साइन है, दो फिशेस बनी हुई है। ठीक है, दो फिशेस को साइन बना हुआ है उनका। Kingdoms in the south, note that borders are approximate and fluctuated in time. कह सकते हैं जो बॉर्डर्स थे वो अप्रोक्सीमेट हैं और धीरे ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होता रहता है उनका। दैट पीरियड सॉ द एडवेंट ऑफ मैनी पोएट्स, और ये जो टाइम पीरियड है ये दर्शाता है कि यहाँ पे काफी सारे पोएट्स थे, उनका एडवेंट हुआ, जो वर्क्स हु वर्क्स कलेक्टिवली नोन एज संगम लिटरेचर। एक काफी फेमस लिटरेचर है साउथ इंडिया की, संगम लिटरेचर। तो काफी सारे पोएट्स ने मिलके ये संगम लिटरेचर को लिखा, और ये डिफाइन करती है उस टाइम का एंटायर एरा, उस टाइम पीरियड को बहुत ज्यादा अच्छे से डिफाइन करती है। इसको हम ऑल्सो जानते हैं संगम एज से। तो ये जो टाइम पीरियड था इसको हम दर्शाते हैं संगम एज से, जहां पे जो वर्ड है संगम, ये डिराइव होता है संस्कृत वर्ड संघ से। इससे संघ से डिराइव होता है, जिसका मीनिंग होता है एसोसिएशन, यानी मिलजुल के काम करना, एसोसिएशन एंड कमिंग टुगेदर। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में रेफरिंग टू एन असेंबली ऑफ द पोएट्स, और इस कॉन्टेक्स्ट में संगम पीरियड जो बोल रहे हैं संगम लिटरेचर, यहाँ पे जो असेंबली हुई थी वो पोएट्स की, यानी एसोसिएशन किसका था, पोएट का एसोसिएशन था, पोएट्स का, और उन्होंने मिलकर ये संगम लिटरेचर लिखी थी इन द एज ऑफ संगम पीरियड। जो संगम लिटरेचर था ये ओल्डेस्ट कह सकते हैं साउथ इंडिया का लिटरेचर है, साउथ इंडिया का ओल्डेस्ट लिटरेचर कह सकते हैं संगम लिटरेचर है, जहाँ पे कंसिस्ट करता है सेवरल कलेक्शंस और एंथोलॉजीज ऑफ पोएम्स, एंड इज मच कंसल्टेड बाय हिस्टोरियंस हु इन्वेस्टिगेट द सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ द टाइम्स। कह सकते हैं कि ये कलेक्शन था एंथोलॉजीज का, पोएम्स का, जो कि काफी ज्यादा कंसल्ट की गई थी हिस्टोरियंस के दौरान, एंड वो इन्वेस्टिगेट करते हैं उस टाइम की सोसाइटी को, कल्चर को। ठीक है, जो कि संगम लिटरेचर में लिखा हुआ है। प्राइमरली कह सकते हैं जो संगम पोएट्री थी, जो संगम पोएट्री थी वो एक्सप्रेस करती है ग्रेट स्किल को, डेलिकेसी को, पर्सनल इमोशंस को, लव को, सोसाइटल वैल्यूज को, और हीरोइज्म और जेनरोसिटी जैसी वैल्यूज को ये जो संगम लिटरेचर है दर्शाती है। ठीक है, तो काफी ज्यादा एलोबरेट लिटरेचर था ये, जो कि साउथ इंडिया के कल्चर को दर्शाता था, और उनके डिफरेंट डिफरेंट जो वो लोग काम करते थे उनको दर्शाता था। अब हम बात करेंगे, हमने बात करी इनकी, अब हम बात करेंगे चोलास की। ठीक है, हम पहली बार बात करेंगे चोलास की। जो संगम था वो रेफर करता है थ्री क्रोन्ड किंग्स के बारे में, तीन क्रोन्ड किंग्स थे उनके बारे में बात करता है, जिसका नाम था चोलास, चेरास और पांड्यास। ये तीन किंगडम्स थे, एंड इन सबके पोएट्स ने मिलकर संगम लिटरेचर को लिखा था। कह सकते हो जो चोलास थे वो पावरफुल डायनेस्टी जो रूल करती है पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम 3rd सेंचुरी बीसी टू 13th सेंचुरी सी, यानी बहुत लंबे पीरियड तक चोलाज ने रूल किया था। ठीक है गाइस, आई थिंक मुझे अपना वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज कर मतलब हाइड कर देना चाहिए, आप खाली स्क्रीन देखिए, बिकॉज थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अ, इन सब चीज़ों को फेस ना करें, तो आप खाली वीडियो कंटिन्यू देखिए। मैं अपना जो फेस है उसको हाइड कर रहा हूँ ताकि आपको स्क्रीन दिखे प्रॉपरली और पूरा वीडियो देखेंगे। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, मैं अपना वीडियो हटा रहा हूँ। अब आपको खाली स्क्रीन दिख रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीन देखिए। ठीक है,
तो कह सकते हो कि जो चोलास थे वो पावरफुल डायनेस्टी थी जिसने रूल किया था साउथ इंडिया को फ्रॉम 3rd सेंचुरी बीसीई टू 13th सेंचुरी सीई तक। ये जो चोला किंग थे इनका नाम था करिकाल, इनका नाम था करिकाल, और इन्होंने डिफीट किया था कंबाइंड फोर्सेस ऑफ चेरा और पांड्यास को, और अपनी जो सुप्रीमेसी थी उसको स्टेब्लिश किया था। तो देख सकते हो जो चोला किंगडम था वो काफी ज्यादा फेमस था और पावरफुल था, और उन्होंने वहां के एक राजा थे करिकाल जिन्होंने कंबाइंड फोर्स पांड्यास की और चेरास की कंबाइंड फोर्स को हरा के अपनी डोमिनेंस को स्टेब्लिश किया था। अब यहाँ पे एक स्टोरी है, नाम है सिलापदिकरम। इसमें एक एंकलेट के बारे में स्टोरी है, ठीक है। इसके बारे में, एक एंकलेट के बारे में पूरी स्टोरी एक बार हम पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा कि स्टोरी का बेसिक प्रीमाइस क्या है सिलापदिकरम का, जो कि चोलास के टाइम पीरियड के अंदर लिखी गई थी। ये जो फेमस एपिक है ये कंपोज होती है सून आफ्टर द संगम कलेक्शन। जब संगम कलेक्शन हो जाते हैं, संगम लिटरेचर लिखा जा सकता है, लिखा जाता है, उसके बाद ही ये इसको लिखा जाता है एपिक को। ये एपिक है यानी एक स्टोरी है जो बताती है स्टोरी ऑफ कन्नगी। कन्नगी एक क्वीन थी, मतलब क्वीन ना कहते हुए अभी पहले स्टोरी समझते हैं फिर कहते हैं। कन्नगी एक वुमेन थी और उसकी स्टोरी है ये। उसका नाम कन्नगी था जो कि बहुत अच्छे से अपने परिवार में रह रही थी अपने हस्बैंड के साथ जिसका नाम था कोवलम। कोवलन उसका हस्बैंड था कन्नगी का, एंड वो बहुत अच्छे से रह रहे थे हैं, और अपनी लाइफ को हैप्पीली जी रहे थे। और वो रहते थे चोला कैपिटल में पुहर में, जो कि आइडेंटिफाइड विद कावेरी पट्टनम सीन अर्लियर। तो आज के टाइम का जो कावेरी पट्टनम है उस टाइम पे उसको पुहर नाम से जाना जाता था, और वो कोवलन सॉरी कह सकते हैं चोला किंगडम की कैपिटल थी, और वहां पे ये लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे थे खुशहाली से। हाउएवर जो कोवलन था, जो कन्नगी का हस्बैंड था, फेल इन लव विद अ डांसर एंड इवेंचुअली लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ ओवर हर। जो कोवलन था वो एक डांसर के चक्कर में पड़ गया और उससे प्यार करने लगा, ठीक है। कन्नगी को इसका पता नहीं था अभी तक, और उसने क्या किया, अपनी सारी वेल्थ कोवलन ने उस डांसर के ऊपर निछावर कर दी, ठीक है। रियलाइजिंग हिज मिस्टेक ही रिटर्न्ड टू कन्नगी। और जब उसको अपनी मिस्टेक रियलाइज होती है तो वो कन्नगी के पास वापस आता है और कन्नगी उसको माफ कर देती है। फिर उसके बाद वो लोग मदुरई जाते हैं जो कैपिटल थी पांड्या किंगडम की, वहां पे जाके रहने लग जाते हैं। क्या करते हैं, मदुरई जाते हैं जो कि पांड्या किंगडम की कैपिटल थी, और वहां पे जाके वो लोग रहने लग जाते हैं, और वो होप करते हैं कि वो रीबिल्ड कर पाएंगे अपनी लाइफ को। टू स्टार्ट एन्यू कन्नगी जो है गेव कोवलन वन ऑफ हर एंकलेट्स टू सेल। कन्नगी क्या होता है, उसके पास एक एंकलेट होता है, पैर का एंकलेट होता है, एंकल में पहनते हैं। वो एक तरीके का कह सकते हो जो एंकलेट आप मतलब अज्यूम करो कि एंकलेट होता है, काफी महंगा सोने का होता है। तो वो कोवलन को कहती है कि जाओ इसको आप बेच दो, और इससे जो भी पैसा होगा उससे हम अपने आप को वापस रीस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। However, he was falsely accused of theft and executed by the पांड्या किंग। लेकिन होता क्या है, सेम एंकलेट वहां के जो पांड्या के कह सकते हो रूलर थे, वहां की क्वीन थी जो, उनके पास भी सेम एंकलेट होता है। तो क्या होता है कि बाय मिस्टेक सोल्जर्स से ये गड़बड़ी हो जाती है, और वो कहते हैं कि तुमने क्वीन का एंकलेट चुराया है, जो कि एक्चुअली में वो कन्नगी का होता है, बट उनको लगता है वो क्वीन का, बिकॉज क्वीन के पास भी सेम एंकलेट होता है। तो वो सोचते हैं कि इसने वो एंकलेट को चोरी किया है, तो राजा उसको मृत्युदंड का देते हैं और उसकी डेथ हो जाती है, उसको मार देते हैं। डिवास्टेटेड कन्नगी प्रूव्ड हिज इनोसेंस बाय रिवीलिंग हर सेकंड एंकलेट। तो क्या होता है, जो कन्नगी है बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ज्यादा मतलब डिवास्टेटेड तुम तरीके से कह सकते हो कि अपने हस्बैंड को देख के बहुत ज्यादा वो परेशान होती है, और उसके बाद वो कहती है कि ये देखो मेरे पास दूसरा एंकलेट भी है, मेरे दूसरा जोड़ी का दूसरा जो पार्ट है वो मेरे पास पड़ा है, यानी कि ये मेरा ही एंकलेट है। जब किंग को अपनी मिस्टेक रियलाइज होती है और वो उसी शॉक में मर जाता है, ठीक है। उसको जब अपनी उसको रियलाइज होती है कि यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, तो इस शॉक में वो मर जाता है किंग। कन्नगी उसके बाद श्राप देती है, कर्स करती है मदुरई की जनता को, मदुरई को, इन्वोकिंग द गोल्ड ऑफ फायर हु डिस्ट्रॉयड द सिटी। एंड वो उसको श्राप देती है जिससे वो पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। शी देन वॉक्ड फर्दर वेस्ट टू द चेरा किंगडम। वो चेरा किंगडम की तरफ जाती है,
वेयर शी वॉज ऑनर्ड एज गॉडेस, और वहां पे उसको एक गॉडेस की तरह ट्रीट किया जाता है, एक गॉडेस की तरह मान्यता मिलती है, बिकॉज उसने इतना ग्रहण शाप दिया था मदुरई को कि मदुरई जो है खत्म हो जाती है। और फिर चेरा किंगडम उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, उनको कह सकते हो कि उनको एक गॉडेस के तौर पे मानता है। आज भी कन्निगी इज वर्शिप्ड इन तमिलनाडु एंड केरला, और तमिलनाडु और केरला में उनको अभी भी पूजा जाता है, उनकी वर्शिप की जाती है। तो कह सकते हो कि इस स्टोरी से आपको ये दर्शाया गया कि पहले वो लोग रहते थे चोला किंगडम में, ठीक है, उसके बाद वो गए पांड्या किंगडम में, एंड उसके बाद वो गए एंड में चेरा किंगडम में, यानी वो तीनों ही जो किंगडम्स थे साउथ इंडिया के, वो तीनों ही किंगडम में कन्नेगी जो है ट्रेवल करती है। और ये दर्शाती है कि ये एक एसोसिएशन क्रिएट करती है संगम लिटरेचर के बाद इसको लिखना एपिक को, एक काफी तरीके का मतलब एक सोच समझ के लिखा गया इसको एपिक है, जिसमें हम कर्स ऑफ कन्नेगी भी कहते हैं। एंड ये कन्नेगी जो है चेन्नई के अंदर इनकी देखो इमेज है, ठीक है, और इनके हाथ में एक एंकलेट है जो पाँव में पहना जाता है, ठीक है, ये स्टैचू है जो कि चेन्नई में भी है। शिलापदिकरम कह सकते हैं एक एग्जिक्विस्ट पोएट्री है जो सेंटर है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड द रूलर्स धर्मा टू प्रोटेक्ट इट, तो दर्शाती है जस्टिस को और किंग का धर्म जो उसको प्रोटेक्ट करना होता है। इट ऑल्सो टेक अस थ्रू सिटीज जो कि रिच एंड ट्रेडेड गुड्स में, थ्रू थ्री किंगडम्स एंड ऑल्सो थ्रू सेवरल स्कूल्स ऑफ थॉट, एंड वो तीनों ही किंगडम्स से ट्रेवल करती है कन्नगी, ठीक है, और तीनों ही किंगडम्स को दर्शाती है। अब इसमें एक स्टैचू बना हुआ है, एक हाथी है, उसके ऊपर एक किंग बैठे हैं। ऑब्जर्व द स्टैचू ऑफ द किंग, हाउ ही इज डिपिक्टेड, व्हाट डू हिज पोस्चर, क्लोथिंग एंड एक्सप्रेशन से अबाउट द पावर एंड स्टेटस। तो ये एक एक्टिविटी है जो कि आप करेंगे। ये स्टैचू है किंग कराईकाल का, किनका, किंग कराईकाल का, जो चोला एम्पायर के रूलर थे जिन्होंने पांड्याज और चेरास को हरा दिया था, और एक ग्रैंड एनिकट मेमोरियल पार्क तमिलनाडु में स्टैब्लिश हुआ है। कराईकल कह सकते हो कि वो अंडरटुक काफी सारे प्रोजेक्ट्स जिससे लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट होता है, और कह सकते हो अमंग देम इज द कलनी और ग्रैंड एनिकट, जो एक कॉम्प्लेक्स है वाटर डाइवर्जन सिस्टम का, जो कि ज्योग्राफिकली स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे लोकेटेड है जस्ट डाउन द सरीरंगम आइलैंड, सरीरंगम आइलैंड के नीचे उतरते साइड वो ऐसा बना रखा है, ज्योग्राफिकली बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लेक्स है, जो कि वाटर डाइवर्जन सिस्टम क्रिएट कर रखा है, ठीक है, जिसको हम कलनी कलनाई भी कहते हैं और ग्रैंड एनिकट भी कहते हैं। ये हेल्प करता है डाइवर्ट करने में वाटर को फ्रॉम कावेरी टू द सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द कावेरी डेल्टा, ठीक है, जो कावेरी रिवर से पानी आ रहा है उसको हेल्प करता है कि उसको सेंट्रल और सदर्न पार्ट्स में डाइवर्ट करा जा सके इन द कावेरी डेल्टा, ठीक है। ये अनेबल करता है ज्यादा से ज्यादा लैंड जो है वो पानी के अंदर आ पाए और इरिगेशन पॉसिबल हो पाए, कल्टीवेशन पॉसिबल हो पाए, अर्निंग दिस एरा द नेम राइस बोल और साउथ ऑफ द साउथ, इसको हम राइस बोल ऑफ द साउथ भी कहते हैं, बिकॉज पैडी कल्टीवेशन होता है वो काफी ज्यादा कावेरी रिवर का पानी उसको सपोर्ट करता है। रीस्टोर्ड सेवरल टाइम्स इन द कोर्स ऑफ टाइम, और कह सकते हो कि काफी बार इसको रिस्टोर किया गया है, ठीक है, हिस्ट्री में। इट इज स्टिल इन यूज एंड हेल्प करता है मिलियंस ऑफ पीपल को जो कि तमिलनाडु में आप भी रहते हैं, बाय प्रोवाइडिंग द इरिगेशन वर्क एंड द सपोर्टिंग एग्रीकल्चर इन द रीजन, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो, अ व्यू ऑफ कलनाई और ग्रैंड एनिकट है, जो ये कावेरी रिवर है, ये यहाँ से फ्लो कर रही है एंड इसको डाइवर्स करके ये कावेरी डेल्टा तक पानी पहुंचाते हैं, जो कि सेंट्रल और सदर्न पार्ट में एग्जिस्ट करता है। इतना ही समझना है बस, यहाँ से ज्यादा नहीं। हमने चोलास की बात करी, अब हम बात करेंगे चेरास की। कन्नगी का जो ट्रेवल था फ्रॉम चोला टू पांड्या जो चेरा, वो दर्शाता है कि वो तीनों ही स्टेट्स में मूव हुई। तो चेरा जो थे उनको केरला पुत्रास भी कह सकते हैं, कि बहुत ये जो एरिया जहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं वो केरला का एरिया है। इनको सन्स ऑफ केरला भी कहते हैं, बिकॉज ये इनका नाम है केरल पुत्रास। जो चेरास थे वो रूल करते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु और केरला, वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। लाइक अगर मैं इसको डायग्राम यहाँ पे बनाऊं तो कह सकते हो कि ये जो एरिया है वो चेरास का है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु और केरला। उनकी कैपिटल क्या थी, वंजी उनकी कैपिटल थी, और उसको प्रेजेंट डे में करूर, जो तमिलनाडु में करूर है, वो वाली उनकी कैपिटल थी। दे प्लेड एन एसेंशियल रोल इन शेपिंग द रीजन्स कल्चरल और इकोनॉमिक हिस्ट्री, उन्होंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन क्रिएटिंग द रीजन्स कल्चरल और इकोनॉमिक हिस्ट्री, इससे वो एनकरेज करते हैं तमिल लिटरेचर की ग्रोथ को
और पेट्रोनाइज करते हैं संगम पोएट्स को। क्या करते हैं? तमिल लिटरेचर जो संगम लिटरेचर था उसको बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट करते हैं, और संगम पोएट्स जो कि संगम असेंबली हुई थी, जहाँ पे सारे पोएट्स ने मिलके संगम लिटरेचर को लिखा था, उसको भी पेट्रोनाइज पेट्रोनाइज करते हैं, मतलब उसको सपोर्ट करते हैं, फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। जो चेरास थे वर नोन फॉर देयर एक्सटेंसिव ट्रेड कनेक्शंस, क्योंकि वो कोस्ट पे रूल करते थे तो उनका बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि ट्रेड कनेक्शंस रोमन एम्पायर के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और वेस्ट एशिया के साथ भी, जहाँ पे वो काफ़ी सारे गुड्स यहाँ से वहाँ भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से आउटसाइड वर्ल्ड में। और ये किंगडम था बहुत बिकेम हब फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइस, टिम्बर, आइवरी और पर्ल्स। स्पाइस, टिम्बर, आइवरी और पर्ल्स, ये सारी ही चीजें इंडिया से एक्सपोर्ट होती थी टू द अदर कंट्रीज। ठीक है। तो जो चेरा किंग्स थे उन्होंने इशू किए थे नंबर ऑफ कॉइन्स, काफी सारे कॉइन्स उन्होंने अपने कार्यकाल में इशू करे थे अपने रेन में। डू यू नोटिस द रॉयल एम्बलम ऑफ चेरास ऑन वॉज सच कॉइन गिवन बिलो? तो यहाँ पे जो दो कॉइन्स आपको दर्शा रहे हैं, यहाँ पे दो कॉइन्स दिख रहे होंगे जो कि चेरा किंग्स ने कॉइन्स को इशू किया था अपने कार्यकाल में। हमने चोलास की बात करी, हमने चेरास की बात करी, अब हम बात करेंगे पांड्यास की। ठीक है। एंड द पांड्यास जो है वो तमिलनाडु वाले एरिया में रूल करते थे और उसके सराउंडिंग रीजन में, और उनकी कैपिटल जो थी कह सकते हैं आज के टाइम की मदुरई जो थी वो उनकी कैपिटल थी। गोज बैक टू सेवरल सेंचुरीज बीसीई। ठीक है। और यहाँ के जो सक्सेसिव किंग्स थे उन्होंने पांड्यन किंगडम को बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया था। उनके जो वर्क हैं वो कह सकते हैं इंडिका जो कि मेगास्थनीज ने लिखी थी, और वो मेंशन करते हैं इसमें किंगडम जो पांड्या किंगडम को बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस था, यानी बहुत ज्यादा खुशहाल था। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, और ये इन्वॉल्व थे एक्टिव ट्रेड में, जो कि ये काफी दूर दराज देशों के साथ ट्रेड करते थे, लाइक ग्रीक्स के साथ, रोमन्स के साथ। अपार्ट फ्रॉम मच इंटरनल ट्रेड, जो यहाँ के किंग थे, जो चोला के किंग थे खारवेल फॉर इंस्टेंस, स्टेट दैट ही गेट्स हंड्रेड्स ऑफ पर्ल्स बॉट फ्रॉम पांड्या किंगडम। और उन्होंने कह सकते हो कि 100 से ज्यादा जो पर्ल्स थे, प्रीशियस पर्ल्स थे, वो पांड्या किंगडम से खरीदे थे, लिए थे मतलब। द पांड्याज वर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट नेवल पावर। इनकी जो नेवल पावर थी काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, ये नेवी का ट्रेड बहुत अच्छे से करते थे और नेवल पावर भी स्ट्रांग थी। कह सकते हैं कि जो लेटर पांड्यास थे वो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रेटली टू द आर्ट, आर्किटेक्चर एंड ओवरऑल प्रोस्पेरिटी ऑफ द रीजन, यानी उस रीजन की ओवरऑल प्रोस्पेरिटी में काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं पांड्यास। ठीक है guys? तो पांड्यास जो थे वर नोन फॉर देयर पर्ल्स, जो इंपॉर्टेंट और कह सकते हो प्रीशियस पर्ल्स थे। ठीक है, हीरे मोती कह सकते हो आप। ठीक ठीक है। तो वो ज्यादा इनके पास बहुत सारे थे। ठीक है। तो कह सकते हो पांड्यास लेफ्ट many inscriptions in which their kings asserted their great concern for their subjects' welfare and their encouragement to all schools of thought and belief। तो पांड्या जो थे उन्होंने काफी सारे इंस्क्रिप्शन लिखे थे, राइटिंग्स थी उनकी, लिटरेचर थी जिसमें उन्होंने दर्शाया था और अपने असर्ट किया था अपनी पावर को। ठीक है। और उनके सब्जेक्ट्स उनके लिए बहुत ज्यादा ग्रेट कंसर्न्स थे। ठीक है। जो वेलफेयर करते थे, अपने एनकरेजमेंट जो थी उनकी स्कूल्स ऑफ थॉट की, ये सारी ही चीजें अपनी इंस्क्रिप्शन में दर्शाया था, ताकि लोग जान पाए कि उस टाइम के जो किंग्स थे वो किस तरीके से रूल करते थे। अब हमने बात करी थी कुछ किंगडम्स तो इंडिजीनियस थे जो यहाँ पे स्टैब्लिश हुए थे यहीं के रूल से, बट कुछ किंगडम्स जो थे इंडिया में बाहर से आए थे फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट रीजन्स। इसमें इंडो ग्रीक्स थे, स्काइथियंस थे और कुशानास थे। स्काइथियंस, इंडो ग्रीक्स और कुशानास, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात करते हैं हम इंडो ग्रीक्स की, जो इन्वेट करते हैं फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट रीजन। हैविंग कंप्लीटेड आवर ब्रीफ जर्नी इनटू साउथ इंडिया, इट इज टाइम टू रिटर्न टू द नॉर्थ। अब हम वापस नॉर्थ की तरफ जाएंगे, जहाँ पे डिफरेंट किंग्स जो थे काइंड ऑफ डेवलपमेंट हुई थी। ठीक है। सो फॉर वी हैव ओनली विजिटेड अ फ्यू नेटिव डायनेस्टीज। नेटिव डायनेस्टीज का मतलब जो यहाँ पे ही स्टैब्लिश हुई थी, रूल करना चालू किया था, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, लाइक शुंगास के बारे में और सतवाहनास, चीडीज, चोला चेरा पांड्यास, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। बट जो बाहर के किंगडम जो यहाँ पे आए थे, लाइक इंडो ग्रीक्स, स्काइथियंस और कुशानास, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो पीरियड था इसने विटनेस किया था अराइवल ऑफ इन्वेडर्स, जो इंडिया में एंटर करते हैं फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और यहाँ के रीजन्स को कंट्रोल करते हैं, जो कि रीजन है नॉर्थ वेस्टर्न का, नॉर्दर्न का, सेंट्रल रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। पहला एग्जाम्पल जो है लीगेसी है अलेक्जेंडर्स की। जो अलेक्जेंडर है
वो पहली बार जो है ग्रीक किंग था और वो इन्वेड करता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और वो पोरस को हरा के इस वाले रीजन को कैप्चर करता है एंड अपने सत्रप को इस्टेब्लिश करता है, ठीक है, इंडस प्लेन में। While retreating from the areas he had conquered, he left satraps behind. जैसे मैंने बोला अपने satraps को यहाँ पे establish करता है। कुछ टाइम बाद these regional rulers वो establish करते हैं अपने kingdom को, independent domains को, और came to be known as the Indo-Greeks. उनका नाम है Indo-Greeks के नाम से उनको हम जानते हैं। उनके डिक्लाइन के बाद द डिक्लाइन ऑफ मौर्यास के डिक्लाइन के बाद जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था वो ससेप्टेबल था टू द इन्वेडर्स, यानी बहुत इजीली वो लोग आके यहाँ पे इन्वेड कर सकते थे। तो जो एरिया था नॉर्थ वेस्ट रीजन में, जो रफली प्रेजेंट डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रीजन है, वो एक काफी इजी टारगेट था इंडो ग्रीक्स के लिए, बिकॉज ऑफ जो बड़ा मॉडर्न किंगडम था वो डिक्लाइन हो गया था, उनका डिसइंटीग्रेशन हो गया था। However, while they arrived as conquerors, they were much influenced by the rich local culture. और जैसे वो कॉन्करर्स की तरह यहाँ पे आए लूटपाट के लिए, तो उनको यहाँ पे काफी ज्यादा रिच लोकल कल्चर देखने को मिला। ये जो कल्चरल इंटरेक्शन था लेफ्ट टू ब्लेंड ऑफ ग्रीक एंड इंडियन एलिमेंट्स इन गवर्नेंस, जो दर्शाता है ब्लेंड ऑफ ग्रीक और इंडियन कल्चर, इसीलिए इसका नाम इंडो ग्रीक पड़ा, बिकॉज यहाँ पे इंडिया का कल्चर भी था और थोड़ा बहुत ग्रीक इन्फ्लुएंस भी था, आर्ट में भी, लैंग्वेज में, डेली लाइफ में, जो शेप करता है कल्चरल लैंडस्केप को इस रीजन के। एक हेलियोडोरस पिलर है यहाँ पे जो विदिशा मध्य प्रदेश में है, एक नोटेबल एग्जाम्पल है सच कनेक्शन का, जो दर्शाता है इंडियन कल्चर और ग्रीक कल्चर की, मतलब दोनों का मिला के उसको बनाया गया है। इट इज नेम्ड आफ्टर एन इंडो ग्रीक एम्बेसडर, एक इंडो ग्रीक एम्बेसडर यहाँ पे आए थे मध्य प्रदेश में विदिशा में, जो उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन बनाई थी, और वो वासुदेव को बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं, जिनको वो दर्शाते हैं गॉड ऑफ गॉड्स, ठीक है, उनको दर्शाते हैं गॉड ऑफ गॉड्स। ये इंस्क्रिप्शन जो है स्टेट करती है 3 इमॉर्टल परसेप्ट्स को, फुटस्टेप्स को, ठीक है, 3 अमर कह सकते हैं परसेप्ट्स, फुटस्टेप्स जो प्रैक्टिस होते हैं और वो हेवन की तरफ यानी स्वर्ग की तरफ लेके जाते हैं, जिसमें 3 परसेप्ट्स का नाम है सेल्फ रेस्ट्रेंट, अपने आप को सेल्फ रेस्ट्रेंट करो, ठीक है, चैरिटी करो, और कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस अपने मन के ऊपर फोकस करो। और एक्सकवेशंस के दौरान नॉर्थ इंडिया में जब खुदाई हुई तो आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि जो इंडो ग्रीक्स कॉइन्स थे वो काफी ज्यादा मिले उनको, जो प्रोवाइड करते हैं मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वी हैव अबाउट दीस रूलर्स। और इंडो ग्रीक्स के बारे में जो भी जानकारी हमारे पास है वो आर्कियोलॉजिस्ट ने इंडो ग्रीक कॉइन्स के थ्रू बताई है। और ये जो कॉइन्स थे वर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल, जिसमें पोर्ट्रे किया गया है एक साइड पे किंग को एंड दूसरी टाइम साइड पे ओवर साइड पे ग्रीक डाइटीज को, जो ग्रीक भगवान हैं उनको। और कुछ कॉइन्स में उन्होंने इंडिया के जो भगवान है, डीटीज हैं, उनको भी दर्शाया, लाइक वासुदेव कृष्ण को और लक्ष्मी को, ठीक है, इनको दर्शाया गया है। जो रूल था इंडो ग्रीक्स का वो एंड होता है विद इन्वेजन्स ऑफ द इंडोस्काइथियंस। तो इंडो ग्रीक्स वाले रीजन में इंडोस्काइथियंस आते हैं अपना रूल इस्टेब्लिश करने, तो उस टाइम पे इनका जो रूल है वो थोड़ा सा कह सकते हो कि इफेक्ट होता है और एंड होने लगता है। और शाकास, जो कि शाकास है, उनका भी रूल आता है। तो यहाँ पे एक कॉइन है जहाँ पे एक इंडो ग्रीक सिल्वर कॉइन है जहाँ पे वासुदेव कृष्ण को एक साइड पे दर्शाया गया है, ठीक है, एंड काफी अच्छे से इस कॉइन में दिख रहा है। जो शाकास थे उनको समटाइम्स हम इंडोस्काइथियंस भी बोलते हैं। ये इन्वेट करते हैं नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट में और रूल करते हैं लेटर पार्ट ऑफ द टाइम फ्रॉम 2nd सेंचुरी BCE टू 5th सेंचुरी CE। इनके जो किंगडम्स थे वो पावर एमर्ज करते हैं आफ्टर इंडो ग्रीक्स के बाद आते हैं और काफी ज्यादा पावरफुल थे अंटिल द कुशानास। जो कुशानास है उनका एस्टेब्लिशमेंट होता है, उसके पहले तक ये काफी पावरफुल थे बट उसके बाद इनका भी डिक्लाइन होना चालू हो जाता है। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट शाका संवत, एक कैलेंडर है हिंदू में शाका संवत, या कि शाका संवत हम कैलेंडर को भी इस्तेमाल करते हैं, वो डेवलप होता है। ये 78 ईयर्स बिहाइंड द ग्रिगोरियन कैलेंडर है, except from January March when it is behind by 79 years. It was adopted as the India's national calendar in 1957. तो शाका संवत को हम इंडियन कैलेंडर के रूप में मानते हैं। लाइक अभी हम जो ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं जिसमें हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाले
कैलेंडर यूज करते हैं। हमारे एक हिंदू कैलेंडर है जिसको हम शाका संवत के नाम से जानते हैं। एंड ये जो है भारत सरकार ने 1957 में एक इंडियन नेशनल कैलेंडर के तौर पे स्टैब्लिश किया था। जो ऊपर आपको दिखेगा भी, यहाँ पे भारत सरकार ने लिख रखा है, ठीक है। तो समझते हैं कि इमरजेंस कैसे हुआ था कुशानास का। कुशानास ने रूल अपना स्टैब्लिश किया था आफ्टर द इंडो स्काइथियंस, यानी स्काइथियंस के बाद। तो कुशानास जो थे सेंट्रल एशिया से थे बेसिकली, ठीक है। और इन्होंने एंटर किया था इंडिया इन द 2nd सेंचुरी सीई। और उन अपने पीक टाइम पे ये जो एम्पायर था ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द सेंट्रल एशिया टू द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थन इंडिया, यानी सेंट्रल इंडिया जो मध्य प्रदेश वाला रीजन है वहां से लेके नॉर्दर्न इंडिया के रीजन तक काफी ज्यादा इन्होंने अपना रूल को स्टैब्लिश किया था। इनका जो रूल था वो मार्क करता है एक पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव कल्चरल इंटरमिक्सिंग एंड हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। When he was not busy with his military campaigns, जब कुशाना किंग्स जो कनिष्क कनिष्क नाम है उनका, कनिष्क जो कुशाना किंग थे, जब वो बिजी नहीं रहते थे तो वो आर्ट को, आर्किटेक्चर को, कल्चर को, ठीक है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे। इससे डेवलपमेंट हुआ नए आर्टिस्टिक स्टाइल्स का, ठीक है, नए आर्टिस्टिक स्टाइल्स का। यहाँ पे एक आपको इमेज दिख रही होगी, ये कुशाना किंग जो है कनिष्क की है, और यहाँ पे इनका सर नहीं है, देखो ये हेडलेस है स्टैचू ऑफ किंग कनिष्क। इसको हम कहते हैं फेमस हेडलेस स्टैचू ऑफ किंग कनिष्क, जो प्रोबेबली कह सकते हैं मोस्ट पावरफुल रूलर थे कुशाना किंगडम के। ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन में लिखी गई स्टैचू के ऊपर लिखा है महाराजा अधिराज देवपुत्र कनिष्क, महाराज अधिराज देवपुत्र कनिष्क, जिसमें लिखा है द ग्रेट किंग, किंग ऑफ किंग्स, सन ऑफ गॉड कनिष्क। अपने आप को दर्शाते हुए उन्होंने ये मूर्ति बनवाई थी, जो कि बाद में किसी ने तोड़ दी और इनका जो हेड है वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे 4 तरीके के कॉइन्स हैं, केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो कुछ ना कुछ इस पे प्रिंट हुआ हुआ है, और ये कॉइन्स कनिष्क के टाइम पे इस्टेब्लिश यानी इशू किए गए थे, ठीक है। तो कह सकते हो कि पहले कॉइन पे जो कनिष्क हैं वो शो हो रहे हैं, उनके हाथ में एक तलवार है और यहाँ पे लिखा है किंग ऑफ किंग्स, और दूसरे साइड पे फीचर करते हैं बुद्धा को विद इंस्क्रिप्शन बी ओ ट्रायंगल ट्रायंगल ओ, यानी बुद्धा, ठीक है। ग्रीक ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखा गया है। और दूसरा कॉइन जो है वहां पे जो एम्परर हैं वो अपीयर हो रहे हैं ऑन वन साइड, एक साइड पे कुशाना किंग कनिष्क हैं और दूसरी साइड पे शिवाजी की इमेज है, भगवान शिव की, जहाँ पे नंदी जो है वो बैल भी है वहां पे, ठीक है। लाइक आप देखोगे तो आपको दर्शाया जाएगा जो भगवान शिव है वो नंदी बैल के ऊपर बैठे हैं और एक साइड पे कनिष्क किंग यहाँ पे हैं। एंड इस वाली इमेज में देखोगे कि आप कनिष्क किंग एक साइड पे और दूसरी साइड पे बुद्धा जी की इमेज बनी हुई है, ठीक है। तो कह सकते हैं व्हाई वुड अ पावरफुल रूलर फीचर बुद्धा एंड शिवा ऑन द हिज कॉइन्स, व्हाट डज इट से अबाउट हिज वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज। तो एक फेमस किंग उन्होंने बुद्धा जी की और शिवा जी की क्यों इमेज दर्शाई है अपने कॉइन्स में, ये एक सोचने वाली बात है। और ऐसा कौन सी वैल्यूज जो हैं वो इस कॉइन के थ्रू दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। कैन यू फाइंड मॉडर्न एग्जांपल्स ऑफ सच सिंबॉलिक करेंसी। आज के टाइम पे आप कोई ऐसी करेंसी देखते हो जो सेम तरीके का इमेजेस को दर्शाती है। जो कुशानास थे वो कंट्रोल करते हैं सिग्निफिकेंट सेक्शंस ऑफ सिल्क रूट, जो सिल्क रूट था जहां से सिल्क का ट्रेड होता था इंडिया में, उसको कह सकते हो कि काफी कह सकते हैं कुशानास का कंट्रोल था सिल्क ट्रेड पे, जो चाइना से थ्रू पास होती है सिल्क ट्रेड। एंड ड्यूरिंग देयर रेन ट्रेड ग्रू कनेक्टिंग इंडिया विद अदर पार्ट्स ऑफ एशिया एंड द वेस्ट, और उनके टाइम पे ट्रेड काफी ज्यादा बढ़ा था जो कनेक्ट करता है एशिया को और वेस्ट को। कंटिन्यूइंग द ट्रेंड सेट अंडर द इंडो ग्रीक रूलर्स, कुशाना जो थे वो आर्ट में, आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा काम करते थे, और उन्होंने गांधारा और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। गांधारा और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्कल्पचर्स की फॉर्मेशन होती थी, अलग अलग ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक स्टाइल्स से, और वो सेलिब्रेट करते हैं उनके फ्यूजन को, यानी गांधारा और मथुरा और ग्रीक, इन सब का फ्यूजन देखते हैं वो लोग इंडिया और ग्रीक स्टाइल्स में। ये जो स्कल्पचर्स थे ये फीचर करते हैं वैरायटी ऑफ डीटीज यानी भगवानों को, जो रिफ्लेक्ट करते हैं उनके पीसफुल को एग्जिस्टेंस के साथ, जो वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट दर्शाते हैं। ये जो एरा था ये देखता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीटीज लाइक सूर्य, सन गॉड, जो लुक्ड मोर सिमिलर टू ह्यूमंस, यानी सन गॉड को एक ह्यूमन इमेज दी है, उनको एक इंसान का चेहरा दिया है और उनकी एक मूर्ति बनाई हुई है, जो इंक्रीज इन द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस आर्ट, laying the groundwork for later temple architecture in the subcontinent। जो गांधारा स्टाइल है
वो एमर्ज होता है वेस्टर्न रीजन ऑफ पंजाब में, जो ब्लेंड होता है ग्रीको रोमन एलिमेंट्स के साथ और दर्शाता है इंडियन फीचर्स को। यानी वो कौन कौन से फीचर्स को ले रहा है, ग्रीक फीचर्स को ले रहा है, रोमन फीचर्स को ले रहा है, गांधारा फीचर्स को ले रहा है, एंड तीनों को मिला के, तीनों का फ्यूजन बना के वो एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं। जो मोस्ट ऑफ द स्कल्पचर्स और आर्टिफैक्ट्स थे इस ट्रेडिशन के, वो इंटीग्रेट और डिटेल्ड ग्रे ब्लैक शिस्ट कोनस्टोन से बनाई गई है। यानी जो मटेरियल यूज किया गया है उसका नाम है ग्रे ब्लैक शिस्ट स्टोन, जो कि पत्थर होता है और उसके ऊपर ये सारी डिटेल बनाई गई है। पर्टिकुलरली स्कल्पचर्स जो थे वो मैनी फाइन बुद्धा इमेजेस, बुद्धा की काफी सारी मूर्तियां बनाते हैं विद रियलिस्टिक एनाटोमी एंड फ्लोइंग रोब्स। यानी उनका जो कपड़ा है, रोब है, वो उसको दर्शाते हैं, उसमें फ्लावर बनाते हैं। एंड एनाटॉमी होती है जो रियलिस्टिक लगती है, लाइक एक ह्यूमन का सर लगेगा आपको अगर वो देखोगे आप इमेज। लाइक इस इमेज में देखना कि आप बोधिसत्वा, ठीक है, बोधिसत्वा का हेड बना रखा है इन्होंने, जिसको हम फ्यूचर बुद्धा भी कहते हैं, फ्रॉम द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। एंड इनकी आंखें, इनका ठीक है मुकुट, ये सब चीजें देखोगे तो ये दर्शाती हैं ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस भी, इंडो ग्रीक इन्फ्लुएंस भी। तो फ्यूजन है ये इंडिया ग्रीक फीचर्स का। ठीक है गाइस, तो इसी तरीके से अब इस मैप में देखो, तो इस मैप में दर्शाया गया है द ट्रेड रूट, सिल्क रूट, जो कि पर्शिया से हो रहा है, मतलब यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट रीजन से, रोम है, एंटीओक है, अलेक्जेंड्रिया है, डमस्कस है, इजिप्ट है, अरेबिया है, एंड तुमिस ईरान, बल्ख, समरकंद जो पर्शिया से ऊपर है। तो ये कह सकते हो जो सम ऑफ द ट्रेड रूट्स जो एंशिएंट वर्ल्ड में थे, जहां से ट्रेड बहुत ज्यादा इजीली पॉसिबल होता था, वो इस मैप के थ्रू दर्शाया गया है। ये नेटवर्क है, जो ग्रीन शो होता है वो सिल्क रूट है, जो चाइना को कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन वर्ल्ड के साथ, पासिंग थ्रू सेंट्रल एशिया एंड पर्शिया। तो ये जो ग्रीन कलर का जो रूट है, ये यहाँ से देखो, ये हमारा इजिप्ट वाले रीजन से पास हो रहा है पर्शिया से होते हुए, ये हमारा चाइना को कनेक्ट कर रहा है और इंडिया को कनेक्ट कर रहा है, तो इसको कहते हैं सिल्क रूट। ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ से आ रहा है ये, और ये इस तरीके से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, और इंडिया को ये इस तरीके से यहाँ से कनेक्ट करेगा। अगर इंडिया को कनेक्ट करना है तो इस तरीके से यहाँ से कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमने सिल्क रूट देखा। जो मथुरा स्टाइल डेवलप्ड हुआ मथुरा रीजन में, वो उत्तर प्रदेश वाले रीजन में है, ठीक है, और नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्ट इंडियन स्टाइल, जो वहां का आर्ट और आर्किटेक्चर है वो दर्शाया जाता है ऑफ द इंडियन स्टाइल। गांधारा स्टाइल के अलावा ये प्राइमरली यूज करता है रेड सैंडस्टोन को। वो तो ब्लैक और ग्रे शिस्ट स्टोन का यूज करते थे, लेकिन जो मथुरा में पिक्चर बनाई जाती थी, इमेज बनाई जाती थी, वो रेड स्टैंडस्टोन की, लाल स्टैंडस्टोन के पत्थर से बनाया जाता था, कोई भी स्कल्पचर हो, जो रिफ्लेक्ट करता है लेस इन्फ्लुएंस फ्रॉम ग्रीको रोमन एस्थेटिक्स, और वो रोमन और ग्रीक जो एस्थेटिक्स हैं उनको कम दर्शाता है और इंडियन कल्चर को ज्यादा दर्शाने की कोशिश करता है। ये जो आर्ट फॉर्म है, ये नोन है फॉर इट्स डिपिक्शन ऑफ इंडियन डेइटीज, इंडिया के भगवान जो हैं, लाइक कुबेर जी, लक्ष्मी, शिवा, बुद्धा, यक्ष और यक्षिनीस, इनको जर्नली दर्शाया जाता है इसके थ्रू, एंड जर्नली प्रोड्यूस्ड फुलर फिगर्स विद स्मूथ मॉडलिंग। लाइक ये इमेज आप देखोगे रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है, इनकी कुबेर भगवान की है, जो इनको गॉड ऑफ वेल्थ कहते हैं, एंड फ्रॉम द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ये बनाई गई है। डिड यू मिस द प्रोमिनेंट मुस्टेच? यहाँ पे आप देखोगे एक बहुत अच्छी तरीके से मूछ बना रखी है। द मुस्टेच इज अ डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ सम इंडियन स्कल्पचर्स। तो ये एक तरीके से कह सकते हो कि एक इंडियन फीचर है, जो कि यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से, ठीक है। डिस्पाइट द पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट और पावर स्ट्रगल, ये जो पीरियड था यहाँ पे पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट भी थी, लड़ाई झगड़े भी होते थे, वॉरफेयर भी होती थी, उसके बावजूद भी आर्ट एंड कल्चर में ये लोग कितना ज्यादा स्टेब्लिश कर पाए अपने आप को। ये रॉ सॉ करता है रिमार्केबल कल्चरल एक्सचेंज को एंड एसिमिलेशन को, यानी दूसरे रीजन्स के कल्चर को ये लोग अपनाते हैं, लाइक ग्रीक कल्चर को, रोमन कल्चर को, और वो जो भी आर्ट बनाते हैं, स्कल्पचर्स बनाते हैं, उसमें इसको दर्शाते भी हैं। ये एक शेयर्ड हेरिटेज है जो आपस में एक दूसरे से शेयर किया गया है, जो एविडेंट करता है आर्ट और आर्किटेक्चर में, वेयर स्टाइल्स इंटरेक्ट करते हैं बट विद द डोमिनेंस ऑफ इंडियन थीम्स। जो डोमिनेंस है वो इंडियन थीम्स का ज्यादा है, भले ही उन्होंने ग्रीक और रोमन इन्फ्लुएंस दर्शाया है, बट जो पूरी इमेज है उसमें ज्यादातर इंडियन फीचर्स को दिखाया गया है, स्पेशली हिंदू और बुद्धिस्ट भगवानों को, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो द एज जहाँ पे संस्कृत लिटरेचर बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ, संस्कृत की लिखी हुई किताबें बहुत ज्यादा फेमस हुई, जो पर्टिकुलरली कह सकते हैं कॉम्पोजिशन था मेजर इंडियन टेक्स्ट का, लाइक महाभारत और रामायण।
महाभारत और रामायण जो है संस्कृत टेक्स्ट हैं जो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे फेमस हुए और उनका काफ़ी प्रचलन और लिखावट हुई। तो अगर आप चैप्टर देखोगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी मैनी इन वन चैप्टर नंबर क्लास 6 में, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस वहाँ पे भी महाभारत और रामायण वाली बुक्स का दिखाया गया है। तो अगर हम रिकॉग्नाइज करें ये कनेक्शंस, ये हमें एनकरेज करते हैं कि हम देखें टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, यानी किस तरीके से पास्ट में ये एक रिच कल्चर जो है डेवलप हुआ था, नॉट एज कन्फाइंड टू एनी वन किंगडम, सिर्फ एक राज्य से रिलेटेड नहीं था, इसने हर राज्य की कुछ ना कुछ अच्छी चीजें दर्शाई थी और एसिमिलेट करी थी अपने खुद के कल्चर में। ठीक है, तो एक डायनेमिक प्रोसेस था जो वर्क करता है थ्रू इंटरेक्शंस एंड एसिमिलेशन ओवर टाइम। तो यहाँ पे आप देखोगे पिक्चर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। जो फर्स्ट इमेज है, ठीक है, वो सीन है डेथ ऑफ बुद्धा जो कि कुशीनगर में हुआ था। तो वहां पे ये इमेज जो है बुद्धा जी की जो डेथ हुई थी वो दर्शाती है। सेकंड इमेज जो है, सेकंड इमेज है बोधिसत्वा मैत्रेय, जो बोधिसत्वा मैत्रेय जिनका नाम था उनकी इमेज दर्शाई गई है। थर्ड में शिवलिंगा जो कि वर्शिप कर रहे हैं कुशाना डिवोटीज, उसकी इमेज है, यानी शिव जी की इमेज है। एंड इनको मतलब ये शिवलिंग है और इसको कुशाना जो है वो कह सकते हैं वर्शिप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ठीक है, भगवान की। फोर्थ इमेज जो है एक नाग बिटवीन टू नागिन्स, सॉरी नागिस, विद एन इंस्क्रिप्शन रेफरिंग टू द 8th ईयर ऑफ कनिष्क रीजन, ठीक है। एंड जो अगला है वो कार्तिकेय जो भगवान है वॉर के, और अग्नि जो कि गॉड हैं फायर के, इनको दर्शाया गया है। और लास्ट इमेज में बुद्धा जी की स्टैंडिंग इमेज दर्शाई गई है, ठीक है। इसमें बुद्धा जी जो है खड़ी पोजीशन में यानी स्टैंडिंग पोजीशन में है और ब्लैक स्टैचू है ये सारी ही चीजें दर्शाती हैं कि किस तरीके से जो इन्फ्लुएंस है डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स का वो इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन और उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे पड़ा, ठीक है। तो ये एक टाइमलाइन है फ्रॉम 200 बीसीई से लेके 300 सीई तक, करीबन 500 साल का टाइम पीरियड है। एंड इसमें काफी ज्यादा चेंजेस हुए इन द नॉर्थन, नॉर्थ वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, साउथ इंडिया में, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स आए। लाइक पुष्यमित्र शुंगा ने मौर्यन एम्पायर की लास्ट किंग की एसेसिनेट करा और अपना शुंगा डायनेस्टी स्टैब्लिश करी। खारवेल किंग जो थे वो आए, ठीक है, और चेडीज के कह सकते हो शुंगास थे। एंड इंडो ग्रीक्स का रूल भी आया, शाकास का रूल आया, सतवाहनास का रूल काफी ज्यादा लंबा चला फ्रॉम 200 बीसी टू 300 बीसी। और चोला चेरा पांड्यास का रूल भी काफी ज्यादा लंबा था। बट जो छोटे छोटे रूल्स थे लाइक शुंगास का, इंडो ग्रीक्स का, शाकास का, ये बहुत ज्यादा नहीं चला, ठीक है। फिर कुशानास का रूल जो है हमारा, कनिष्क आए थे कुशानास के टाइम पे, तो उसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी पहले रूलर थे, फिर कनिष्क थे, फिर करिकाल थे, ठीक है। तो ये सारे ही लोग, ठीक है, 100 सेंचुरी सीई से 300 सेंचुरी सीई तक दर्शाते हैं टाइम लाइन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिकैप है ताकि आप इजिली इसको समराइज कर पाओ। तो इसी के साथ चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, बट कुछ समरी पॉइंट्स सब पढ़ लेते हैं। ये तो पीरियड जो था ये डिसइंटीग्रेशन का था मौर्यन एम्पायर, यानी मौर्यन एम्पायर जब डिसइंटीग्रेट होता है तो उसके बाद किस तरीके से अलग अलग किंगडम्स का एस्टेब्लिशमेंट होता है, उनका री एमरजेंस होता है एंड रीऑर्गेनाइजेशन होता है। तो मौर्यन एम्पायर जो है एक कलेक्टिव बहुत बड़ा एम्पायर था जिसने इन सारे रीजन्स को अपने अंडर कंसोलिडेट करके रखा हुआ था। बट जैसे ही मौर्यन एम्पायर वीक हुआ उसके बाद ये सारे रीजन्स अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित करते हैं। एंड इसके बाद कुछ नेटिव किंगडम्स का डेवलपमेंट होता है एंड कुछ बाहर से आए हुए किंगडम्स का डेवलपमेंट भी होता है, लाइक इंडो ग्रीक, स्काइथियंस और कुशानास, ठीक है। तो मैनी स्मॉल और बिग किंगडम्स जो हैं अक्रॉस द सबकॉन्टिनेंट उनका एस्टेब्लिशमेंट होता है, ओके। और उसके बाद उनका जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स था वो भी दिखाया जाता है जो फॉरेन इन्वेजन्स के बाद स्टार्ट होता है, जो टुगेदर लेफ्ट टू अ पीरियड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल पावर। ये जो पीरियड है ये विटनेस करता है एक डायलॉग बिटवीन वेरियस कल्चर्स, जो एब्जॉर्ब करता है एक दूसरे का कल्चर और एसिमिलेट करता है। जैसे हमने इंडो ग्रीक, रोमन, ये सारे इन्फ्लुएंस देखे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में, तो ये दर्शाता है ये नए स्टाइल्स आर्ट के, आर्किटेक्चर के, कॉइनेज के, अल्टीमेटली जिससे डोमिनेंस होता है इंडियन थीम्स का। क्योंकि यहाँ पे जो जितनी भी मूर्तियां बनाई हुई सारी इंडियन भगवान की थी, इंडियन डीटीज की थी। तो कह सकते हो कि इंडिया का जो ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा, और संस्कृत लिटरेचर लाइक रामायण और महाभारत का। और ये जो टाइम था ये मार्क करता है एक रिमार्केबल डेवलपमेंट इन ट्रेड एक्टिविटीज, जिसमें बहुत इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड हम लोग करते थे। लाइक चोला, पांड्या, ये सारे नेवल एक्सपीडिशंस बहुत अच्छे करते थे विद द रोमन्स और ग्रीक्स के साथ, ठीक है। तो इसी के साथ हमने सारी चीजें जो हैं डिस्कस कर ली इस चैप्टर की। और
कंप्लीट कर लिया चैप्टर फ्रॉम लाइन बाय लाइन टू द एनसीईआरटी। कोई भी प्रॉब्लम हो डेफिनेटली कमेंट करना और इसको पूरा वीडियो देखना और लास्ट के जो ऑल 5 वीडियोज़ जो मैंने बनाए हैं वो भी देखना। ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट जो है क्रिएट कर दी है ताकि कोई भी आपको ढूँढने में परेशानी ना हो, सारी वीडियोज़ एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएँगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो देखा। थैंक यू सो मच गाइस।